आप जिन लोगों से प्यार कर रहे हैं वो भी आपके नहीं है। आप राइट, बीमार पड़ जाओ 10 दिन आपकी सेवा नहीं करेंगे। करेक्ट। तो फिर इस प्रायोरिटी को लोग क्यों भूल जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि 20 मिनट्स क्या इनफ है अगर हम बोलें तो उन लोगों के लिए कि सुबह आप 20 मिनट निकालें या फिर नाइट में जब आप ऑफिस से घर आ जाते हैं तब आप करें। तो उनके लिए क्या फिर बेस्ट है जिससे वो इसे बैलेंस कर सकें? सी व्हेन इट कम्स टू एक्सरसाइज, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल करता हूँ। एक सुपरमैन पुल डाउन लिया, स्क्वाट लिया, एक प्लैंक पाइक किया और जंपिंग जैक किया, ये 5 एक्सरसाइज है। अगर आप इसके 3-3 सेट भी करते हो 10 से 12 रेपिटेशन के, आपका ऐसा कोई केस आया है आपके पास कि आपका क्लाइंट बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, देन वो फिर भी फिट हो? तो मेरी एक्सपर्टीज यही है। अगर हम एक ट्रेडिशनल इंडियन डाइट देखेंगे तो 80-85% हमारी कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन होती है। सर जैसे अभी हमने एक वर्ड यूज़ किया था चीनी, तो मैंने बहुत सारे स्टेटमेंट देखे हैं जो हमारे सेलिब्रिटी के होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि मैंने 20 से 25 साल हो गए अपना फेवरेट मिठाई नहीं खाया, हम्म चीनी नहीं खाया, हम्म ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, एक्स वाई जेड। पब्लिक इस स्टेटमेंट को कैसे समझे? एज अ फिटनेस कोच अगर मैं देखूं तो आई फील सैड। विदाउट ड्रग्स और बूस्टर के क्या एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाना पॉसिबल है? अगर हाँ तो कैसे? सी नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि। स्वागत है आपका अध्याय के एक और प्रीमियम पॉडकास्ट में। प्रीमियम क्यों बोला मैंने? हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप फिट हैं, सारी चीजें तो सब कुछ ठीक है। आप जिनके बिना रह नहीं सकते एक मिनट भी। अगर आप 10 दिन में बीमार हो जाएंगे ना तो आपकी सेवा नहीं कर सकते, वो भी आपसे दूर हो जाएंगे। तो जब तक आप हेल्दी हैं तब तक आपके पास सब कुछ है। तो आज के हमारे गेस्ट हैं, बहुत ही स्पेशल है, मिस्टर अंकुश भास्कर साहब, जो कि इंटरनेशनली अक्रेडिटेड फिटनेस कोच हैं और इस इंडस्ट्री में उनको 12 साल हो गए काम करते करते। जो कि काम करते हैं आपकी मॉडल्स, एक्टर्स, सीईओज और जो बिजनेसमैन हैं जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है फिटनेस के लिए। उनका मिशन है कि इंडिया में फिटनेस को एकदम सिंप्लीफाई करना। तो आज मैं आपको अपने गेस्ट से मिलवाती हूँ। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। एक जगह बैठ जाइए और देखिए इस पॉडकास्ट को। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपको फिटनेस की रिगार्डिंग कोई भी कोचिंग, कोई भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना डेप्थ में, इतना सिंपली आपको समझाएंगे कि सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है अध्याय पॉडकास्ट चैनल पे। कैसे हो सर आप? थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन अंजलि। आई एम वेरी गुड। दिल्ली की विंटर्स एंजॉय कर रहा हूँ। हुँ। सर पॉडकास्ट शुरू करें? यस यस प्लीज। सर जनवरी में, न्यू ईयर की स्टार्टिंग में लोग जोश-जोश में जिम में जाते हैं, फुल ऑफ जिम होता है। लेकिन जैसे-जैसे फरवरी आता है जिम आधा खाली हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो सी ये कोई नई बात नहीं है, हर बारी की बात है। हुँ। और फोर्ब्स हेल्थ ने एक रिसर्च भी की थी ग्लोबल लेवल पे, और उनका डेटा यही आया था कि फरवरी तो आपने ज़्यादा बोल दिया, जनवरी एंड तक ही जो है 40-50% लोग गायब हो जाते हैं। हुँ। तो बचे कुछ जो थोड़े बहुत लोग होते हैं वो फरवरी में, और मार्च आते आते, अप्रैल आते आते सबके न्यू ईयर रेजोल्यूशन गोल जो फिटनेस के हैं वो ज़ीरो हो चुके होते हैं। बहुत गिने चुने लोग ही हैं जो कंसिस्टेंटली फिटनेस को फॉलो करते हैं। इसके पीछे बड़े 2 रीज़न हैं। एक हमारी फिटनेस इंडस्ट्री की ही गलती है कि फिटनेस को ना सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस रिलेटेड ही बताया जाता है, दिखाया जाता है। मसल स्ट्रेंथ, फैट लॉस, सिक्स पैक एब्स, कर्वी फिगर। हुँ। तो फिटनेस को ना सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ऑडियंस जो है, जो हमारे एंड यूजर हैं, आम जनता है, वो भी उसको उसी नजरिए से देखती है। हुँ, और करेक्ट। एक टाइम पे जब वो फिजिकल अपीयरेंस को अचीव करने के लिए वो चेस करते हैं, मेहनत करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है, डिसिप्लिन लगती है, तो वहाँ पे लोग गिव अप कर देते हैं। बिकॉज़ आम इंसान की लाइफ में फिटनेस थोड़ा पीछे आता है, फिजिकल अपीयरेंस बाद में आती है, पहले उसका करियर है, फैमिली है, बच्चे हैं, फाइनेंस है, उसे उसको देखना है। तो डेफिनिटली। जैसे ही कुछ लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट आगे आता है सिचुएशन, तो फिटनेस सबसे पहले पीछे चली जाती है। वहीं पे मैं कहूँगा कोचेस के साथ भी ये एक है कि क्लाइंट जब आपके पास आता है, तो जैसे अब आप आज आपने एक पॉडकास्ट चैनल शुरू किया कुछ टाइम से, हुँ। आपने भी सोचा होगा उसको कि क्यों बनाना है, इसका पर्पस क्या है, मैं क्या मैसेज देना चाहूँगी, राइट? आप क्यों पे काम करते हैं। बट जब फिटनेस की बात आती है, कोई क्यों पे काम नहीं करता कि मैं फिट होना ही क्यों चाहता हूँ, क्या होगा वेट लॉस करके। अच्छा, मैं अच्छा दिखूंगा, खत्म बात। क्या वाकई मुझे अच्छा नहीं दिखने में या वेट लॉस नहीं होने में मेरी लाइफ में कोई दिक्कत है? नहीं। तो मैं अपनी रियल लाइफ एग्जांपल से लेता हूँ कि कौन सा एंगल है जो लोगों को देखना चाहिए। तो
वेट लॉस, फिजिकल अपीयरेंस एक छोटा सा एस्पेक्ट है फिटनेस का। इसको मैं कहता हूँ ये कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है, अच्छा। आपको इसके लिए काम नहीं करना है, हम्म। ठीक है। बड़ा पर्सपेक्टिव है, बिगर एंगल ऑफ द फिटनेस, अगर आप उस पर सोचने लगेंगे, जैसे कि मेरे एक क्लाइंट हैं, ही वॉज 117 केजीज, सिर्फ 6-7 किलो ही वेट लॉस हुआ था, 117 से 110 की रेंज में ही आए थे हम्म। 1-1.5 महीने में। बट उनकी लाइफ की अचीवमेंट ये थी जिसके लिए उन्होंने मुझे स्पेशली कॉल करके बताया कि मैं आज 3 घंटे अपनी फैमिली के साथ मॉल में घूमा, और पहले मैं आधे पौना घंटा या मैक्सिमम 1 घंटे बाद चिड़चिड़ करने लगता था क्योंकि मेरी टांगे दुखने लगती थी। दिस इज हाउ फिटनेस चेंजेस यू, यू नो। आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इंप्रूव होती है, आप जब सुबह उठते हैं तो फ्रेश फील करते हैं, आप ये कहना बंद कर देते कि शायद मैं 35 का हो गया हूँ इसलिए ऐसा लग रहा है। हमने अपने आप को कवर कर लिया उन एक्सक्यूजेस से। तो बेसिकली जब हम अपने डीपर वाई पे काम करेंगे कि कैसे हमारी बेटर हेल्थ, हमारी फिट बॉडी हमारे करियर में हेल्प करेगी, क्योंकि इसी शरीर से सारे काम करने हैं, बिल्कुल। ऑफिस भी इसी से जाना है, जॉब वाले को एक साइड बिजनेस शुरू करना है उसके लिए दिमाग भी इसी से लगाना है, फैमिली को भी इसी से टाइम, वीकेंड पे दोस्तों के साथ भी। तो जब आप हेल्थ और फिटनेस का ध्यान रखते हैं तो आपकी लाइफ के हर एरिया में इम्पैक्ट आता है। जब इंसान इस तरह से सोचने लगता है ना, तो वो जनवरी फरवरी मंडे से स्टार्ट करूंगा, 1 जनवरी से स्टार्ट करूंगा ऐसा नहीं सोचेगा, और वो फिटनेस को ना स्ट्रगल, मसल, वेट लॉस उस नज़रिए से देखना बंद करेगा, तो वो लॉन्ग रन में चल पाता है, कंटिन्यू कर पाते हैं, कंसिस्टेंसी आ पाती है, वेट लॉस अपने आप कॉम्प्लीमेंट्री आ जाता है। सर अभी तक हमने समझा कि क्यों उस तरीके से लोग करते हैं, बट क्या जो लोग जैसे बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो उनको क्या दिक्कत होती है? क्या उन्हें सेल्फ डाउट होता है या फिर उन्हें सिर्फ रिजल्ट से प्यार होता है, प्रोसेस उन्हें बोरिंग लगती है? एक्चुअल रीजन क्या है जो लोग छोड़ देते हैं? क्योंकि हेल्थ तो वेल्थ है, हेल्थ है तो आपके पास सब कुछ है, अगर हेल्थ नहीं है आपके पास आपके जो करेक्ट, आप जिन लोगों से प्यार कर रहे हैं वो भी आपके नहीं है, आप राइट, बीमार पड़ जाओ 10 दिन आपकी सेवा नहीं करेंगे, करेक्ट। तो फिर इस प्रायोरिटी को लोग क्यों भूल जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि लोग छोड़ के दे, तो ऊपर से जब बात करते हैं ना, तो लोगों के पास कॉमन जवाब ये होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, यार मेरा कुछ इंपॉर्टेंट आ गया, टाइम नहीं था। या एक ना लोग बहुत ज्यादा मोटिवेशन को बहुत सोचते हैं कि मेरा मोटिवेशन चला गया है या विल पावर चली गई, हिम्मत नहीं है। और अगेन हमारे ना फिटनेस इंडस्ट्री के सिस्टम जैसे बने कि क्लाइंट खुद को ही ब्लेम करता है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे यही बात की जाती है, नो पेन नो गेन। रील्स ऐसी बनती है कि लेग्स हुए तो ऐसे टांगे दुख रही है, लोग जा रहे हैं। तो क्या है, एक परसेप्शन क्या क्रिएट किया जा रहा है, फिटनेस इज डिसिप्लिन, तपस्या का काम है बड़ा। डाइट का मतलब हो गया कि मैं तो बड़ा हेल्दी, मतलब उबला हुआ खाना खा रहे हैं, बहुत क्लीन फूड खा रहे हैं, और अगर आपने अपनी पसंद की एक मील खा ली उसे चीट मील बोल दिया, यू नो। सो दिस इज हाउ द साइकोलॉजी हैज बीन क्रिएटेड कि फिटनेस को तपस्या बनाया हुआ है। वेयर एज हम ये चीज भूल जाते हैं कि ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एक्सट्रीम वर्कआउट के, एक्सट्रीम डिसिप्लिन इन डाइट, वो सब आते हैं बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी से। उनका ब्रेड एंड बटर ही उनकी फिजिक है। अगर एक एक्टर आज वो बोल रहा है कि मैंने ऐसा खाया, मैंने वैसा किया, तो वो उसकी फिजिक, उसका शरीर, उसका प्रोडक्ट है, वो उसी से पैसा कमा रहा है। एक बॉडी बिल्डर स्टेज पे जाके उसी से पैसा कमाता है। उसकी लाइफ की नंबर 1 प्रायोरिटी वही है, क्योंकि वही उसका करियर है, वही उसका फाइनेंस है, वही उसका फ्यूचर सब है, कुछ वही है। सब कुछ वही है। वेयर जब हम आम इंसान की बात करते हैं, लाइक आई सेड अर्लियर, उसको अपना काम धंधा देखना है, फाइनेंस देखनी है कि मैं हर साल ग्रो कर रहा हूँ फाइनेंशियली कि नहीं कर रहा, मैं अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। तो जब ये एक्सट्रीम बॉडी बिल्डिंग वाली जो मेजर्स हैं, ट्रेनर्स या कोचेस जब ये उम्मीद करते कि आम जनता भी वैसे ही पूरी करे, उसी डिसिप्लिन के साथ रहे, दैट्स वेयर फिटनेस फेल्स। यही रीजन है। दैट इज वाई फिटनेस फेल। और प्रॉब्लम ये आती है कि आम इंसान खुद को ब्लेम करने लगता है, मेरी गलती है, मेरे में डिसिप्लिन नहीं है, यार वो तो कर पा रहा है, मेरी विल पावर नहीं है, मेरे में कमिटमेंट नहीं है। नहीं, आप में प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए जो प्रोग्राम बनाया गया था, जो आपसे एक्सपेक्टेशन रखी गई थी, वो गलत थी। फिटनेस आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं चौथे पांचवें नंबर पे आती है। आप काम को नहीं छोड़ सकते, फैमिली को नहीं छोड़ सकते, फाइनेंसेस को नहीं छोड़ सकते। तो फिटनेस जब आपके लिए डिजाइन की जाती है, एथलीट वाली आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जाती, तब आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अदरवाइज इसीलिए ज्यादातर लोग फेल होते हैं और वो सेल्फ ब्लेम में आ जाते हैं, विच इज रॉन्ग। तो सर जो लोग बिजी रहते हैं, जो लोग प्रायोरिटी देते हैं अपनी फैमिली को, अपने फाइनेंस को, वो ऐसा क्या करें जिसके चलते वो अपनी फिटनेस को भी हेल्दी रख सकें?
20 मिनट्स क्या इनफ है अगर हम बोलें तो उन लोगों के लिए कि सुबह आप 20 मिनट निकालें या फिर नाइट में जब आप ऑफिस से घर आ जाते हैं तब आप करें, तो उनके लिए क्या फिर बेस्ट है जिससे वो इसे बैलेंस कर सकें? सी व्हेन इट कम्स टू एक्सरसाइज, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल करता हूँ। लेट्स से जनवरी चल रहा है, आपने भी लाइफ में कभी कहा होगा कि मैं भी जनवरी से जिम ज्वाइन करूंगी और शुरू करूंगी, राइट? या आपके फ्रेंड सर्कल में डेफिनेटली लोग होंगे जिन्होंने मेंबरशिप ली होगी। आप जनवरी में 20-25 दिन बड़े जोश से गए क्योंकि मोटिवेशन हाई था, जोश था, न्यू ईयर रेजोल्यूशन एंड ऑल। फरवरी आते आते कम हुआ, फिर गायब हो गए। हम्म। वो अच्छा है? या रोज का 20 से 30 मिनट, जितना भी टाइम हो, आज 20 मिनट था तो 20 मिनट कर लिया, आज 30 मिनट है 30 मिनट कर लिया, हम्म। और हफ्ते में 4 दिन ही किया पर पूरे साल किया। हम्म। आप बताइए ज़्यादा बेहतर रिजल्ट किससे आएंगे? जिससे हम रेगुलर कर रहे हैं। मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रॉब्लम फिर वहीं आती है, माइंडसेट क्या बनाया हुआ है। 1 से 1.5 घंटा वर्कआउट करना है, हफ्ते में 5 से 6 दिन जिम जाना है, तब रिजल्ट आते हैं। नहीं, वो तब आते हैं जब आपके पास उतना टाइम है और आप 3 महीने के लिए बैक टू बैक वो टाइम दे सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के पास उतना टाइम नहीं है और ना उनको वैसी बॉडी बनानी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ज़्यादातर लोगों को उतनी मस्कुलर बॉडी नहीं चाहिए। तो अगर आप हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि एक पर्सपेक्टिव, बड़ा पिक्चर आप माइंड में रखो हेल्थ की, और फिजिकल अपीयरेंस को कॉम्प्लीमेंट्री मान के चलो। तो अगर आप 20 टू 30 मिनट्स करते हैं, मैं एक सैंपल वर्कआउट बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने एक पुशअप किया, एक सुपरमैन पुल डाउन लिया, स्क्वाट लिया, एक प्लैंक पाइक किया और जंपिंग जैक किया। ये 5 एक्सरसाइज है। अगर आप इसके 3-3 सेट भी करते हो 10 से 12 रेपिटेशन के, आपका 30-40 मिनट्स में खत्म हो जाएगा, अगर आप बिगिनर हो। बट जब आप रेगुलर हो जाओगे, आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, आप ये 20-25 मिनट्स में खत्म कर लोगे। अब मैं कहता हूँ कि आपको जरूरी नहीं है 3 सेट करने हर बारी। आपके पास आज 20 मिनट है तो कर लो, आज 30 मिनट है 3-3 कर लो, राइट? हम्म। अगर आपने ये हफ्ते में 3 दिन कर लिया, आप खुद देखोगे 1.5-2 महीने बाद आपको डिफरेंस फील होने लगेगा। तो ना आपके ऊपर टाइम का बर्डन आया, ना कोई वैरायटी का आया कि आज कौन सा ये वर्कआउट चेंज कर दूं और वो कर दूं। सिंपल किया, आपने अपनी बॉडी के लिए काम किया। सो ऐसा कोई केस आया है आपके पास कि आपका क्लाइंट बहुत ज़्यादा बिजी हो, देन वो फिर भी फिट हो? मेरे ज़्यादातर क्लाइंट्स, तो मेरी एक्सपर्टीज ही यही है, हेल्पिंग बिजी प्रोफेशनल्स टू स्टे फिट ऑल ईयर राउंड। तो चाहे मेरे क्लाइंट एक्टर मॉडल्स हों या फिर सीईओज हों, एंटरप्रेन्योर्स हों, बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल होता है। तो और मुंबई जैसे शहर में, जैसे कुछ क्लाइंट्स मेरे मुंबई के भी हैं, तो वहाँ तो ट्रैवलिंग इज़ अ बिग जॉब, 1.5 2-2 घंटे कम्यूट करने में लग जाते हैं, ऑफिस जाना और आना। तो डेफिनेटली टाइम का चैलेंज तो एक नॉर्मल बिजी प्रोफेशनल के साथ रहता ही रहता है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो। उसके अंदर फिट रहने का मंत्रा यही रहता है, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। ऑल इन और ऑल आउट वाला जो सिचुएशन होती है, या तो करेंगे या तो नहीं करेंगे, वो सबसे बड़ा रीजन होता है फेलियर का। तो जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जो ऑल ईयर फिट रहते हैं, इन शेप रहते हैं, वो यही मंत्र फॉलो करते हैं, आज 30 मिनट है 30 कर लो। सी, लाइफ स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है। कुछ दिन आते हैं जब आप बहुत बिजी होते हैं, आप टाइम नहीं दे पाते, बट बहुत सारे दिन वैसे भी आते हैं जब आपका स्केड्यूल हल्का होता है। अगर आप उस जर्नी में कंटिन्यू चल रहे हैं तो लाइट डेज में आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने छोड़ ही दिया था, तो जब लाइट डेज आएंगे तब आपको ऐसा लगेगा अब रीस्टार्ट करता हूं। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाता है? आप कर रहे थे, थोड़ा कम ही सही, बट आप कर रहे थे। आज अचानक एक फेज आया जहाँ पे आपके पास शेड्यूल थोड़ा लाइट है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, आपने ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया, तो आपका गियर चेंज हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है रीस्टार्ट करने का, या मॉडरेटली, या एक मिनिमलिस्टिकली कंटिन्यू करने का। आप लाइफ के उन फेजेस में ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाते हो, तो वो आपकी थ्रू आउट, जो आप पूरे साल ईयर राउंड फिटनेस चाहते हो, वो हो जाती है। सर जैसे आपके क्लाइंट हैं, वो काफ़ी सारे स्टेटमेंट भी मैंने देखे हैं जो आपके चैनल पे हैं, वो साल भर फिट रहते हैं। कोई भी ऐसा मतलब बोले तो कोई ड्रग्स या बूस्टर्स नहीं लेते। तो ऐसा वो क्रेज़ी वर्कआउट भी फॉलो नहीं करते हैं, फिर भी वो साल भर फिट रहते हैं। मेरा क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोग क्या मिस कर देते हैं जो वो लोग फॉलो कर रहे होते हैं? कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। सी, फूड हो या एक्सरसाइज हो या रिकवरी हो, ये 3 फेज होते हैं एक हेल्दी बॉडी के। हुँ। एक्सरसाइज वर्क एज अ स्टिमुलस, कि उसने एक बॉडी को ट्रिगर दिया, एक एनवायरनमेंट किया क्रिएट कि यार बॉडी में कुछ तो हो रहा है जो चेंजेस करने हैं। देन कम्स न्यूट्रिशन, और फिर आता है रिकवरी यानी स्लीप। जब आप ये तीनों चीजें एक सिंक में रखते हैं, कोई भी ज्यादा या कम नहीं हो रही है, दैट्स व्हेन यू अचीव गुड हेल्थ। ठीक है? तो मैंने कहा ना कि अब
चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक लड़का है जो एक्टिंग परस्यू करना चाह रहा है, ठीक है? उसकी लाइफ में भी वही आम इंसान वाले स्ट्रगल होंगे, फाइनेंशियल लिमिटेशन की। ये नहीं कि वो उसके पास सारी फैसिलिटीज़ है, शेफ़ है, डॉक्टर है, ये है, वो है। उसके फाइनेंशियल लिमिटेशंस है। उसे स्ट्रगल भी करना है, अपना काम भी लेना है, एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स भी करने हैं, बट उसे पूरा साल फिट भी रहना है। हुँ, यही एक मोर और लेस हर इंसान के, एक बिजी प्रोफेशनल के भी मोर और लेस इसी तरह के स्ट्रगल्स होते हैं कि हुँ, टाइम की कमी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, फाइनेंशियल लिमिटेशंस हैं, पैसे को ठीक तरह से इन्वेस्ट करना है, ऐसे नहीं कर सकते कि कुछ भी हुँ, डाल दिया, सारी लग्ज़री नहीं है। अब हो सकता है कभी उसका शूट है, ट्रैवल आ गया, हुँ, कभी फैमिली के पास भी वापस होम टाउन जाना होता है, तो वो ऐसे में कैसे मैनेज करते हैं? तो वो बात वहीं आ जाती है कि हफ्ते में 3 दिन जिम जाते हैं अगर जिम जाने का टाइम है। हुँ, अगर ट्रैवल कर रहे हैं, होटल रूम में बॉडी वेट से एक्सरसाइज कर ली। इम्पोर्टेंट इज़ करते रहोगे तो रिज़ल्ट आता रहेगा। आप सोचोगे कि नहीं जिस दिन मेरे पास 1.5 घंटा होगा जिम जाने का मैं उसी दिन से शुरू करूँगा, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। तो वो कंसिस्टेंसी जो मेंटेन्ड रहती है उनकी कि अच्छा अभी मुंबई में है फॉर एग्ज़ाम्पल, हुँ, जिम जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं। अचानक ट्रैवल आ गया, अब क्या करें? होटल रूम में कर लो। छोड़ते नहीं हैं। आधे घंटे का टाइम है, छोड़ते नहीं हैं, करते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू फूड हैबिट्स, मैं बहुत सिंपल से रूल देता हूँ फूड को लेके। अगर हम एक ट्रेडिशनल इंडियन डाइट देखेंगे, तो 80-85% हमारी कार्बोहाइड्रेट कंज़म्पशन होती है। हुँ, और क्लास 8 की न्यूट्रिशन के अंदर चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बैलेंस डाइट नाम की एक चीज़ होती है, जो हमें खानी चाहिए। क्यों खानी चाहिए? क्योंकि उससे हमें अलग-अलग तरह का न्यूट्रिशन सोर्स मिलता है, जो हमारी बॉडी को अच्छे से चलाता है, हुँ, व्हिच इज़ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर। हुँ, तो मैं कहता हूँ आप लोग ना बहुत जल्दी रश करते हैं डाइट फॉलो करने में। आप डाइट मत फॉलो करो। आप पहले स्टेप 1 पे अपनी डाइट करेक्शन कर लो। कैसे? आपकी डाइट में अभी 80-85% कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो हेल्दी होगा। आप पोहा खाते हो, दलिया खाते हो, ओट्स खाते हो, उपमा खाते हो, डोसा खाते हो, इडली खाते हो, अनहेल्दी नहीं है। हुँ, रोटी, सब्जी, चावल, दाल लंच, डिनर में कॉमन होती है, अनहेल्दी नहीं है, बट टू मच ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। आप सिर्फ इतना करिए, आप हर मील में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में एक प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन रखिए, जो आपको 20 ग्राम से 25 ग्राम के करीब प्रोटीन दे दे। हुँ, अब आपने प्रोटीन खा लिया, पेट तो उतना ही था, पेट भर गया आधा। हुँ, अब जहाँ आप 2 रोटी खा पाते थे, 1 खाओगे। जहाँ आप एक बड़ी प्लेट पोहा खाते थे, आप क्वार्टर प्लेट खा पाओगे। कार्बोहाइड्रेट अपने आप कम हो गए। कुकिंग के टाइम पे फैट यूज़ करने में हेजिटेट ना करें। घी, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, दे आर हेल्दी ऑयल्स और हमारी बॉडी को फैट चाहिए होता है हमारी हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, थर्मोजेनेसिस के लिए। तो वो आप उसमें यूज़ करें, तो आपका बैलेंस न्यूट्रिशन आ गया। दिन में 1 बार कोई भी फ्रूट खाएँ एंड वैरायटी इज़ द की, कीप चेंजिंग। आज सेब खाया तो कल ऑरेंज खा लो, परसों अनार खा लो। एंड किसी भी एक टाइम अगर पॉसिबल है, जब भी आपको लगता है, सैलेड खा लो। बीटरूट, टोमेटो, कुकुम्बर और कैरट, हुँ, लेट्स से। अभी इनसे आपको फाइबर आ गया, विटामिन्स आ गए, फ्रूट से आपको विटामिन्स आ गए। आप ग्रीन वेजिटेबल्स अगर खाते हो, मेथी, पालक, साग, उससे आपको विटामिन्स, आयरन मिल गया। प्रोटीन आपने कॉन्शियसली पूरा कर लिया। हुँ, कार्ब्स के लिए सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, कंप्लीट मील हो गई। आप अगर सिंपल यही रूल फॉलो करते हैं, इसको मैं कहता हूँ प्रोटीन फर्स्ट, कि पहले प्रोटीन पे ध्यान दो। हुँ, बाकी हमारा फूड ऐसा है कि हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट सोचना ही नहीं पड़ेगा। अपने आप मिल जाएगा, कहीं भी खड़े होके हाथ डालोगे मिल जाएगा कार्बोहाइड्रेट, राइट? तो प्रोटीन फर्स्ट, 1 अ डे सैलेड, 1 अ डे फ्रूट हुँ, एंड यू आर सॉर्टेड। आपको एक कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल गया। आपको 15 से 20 दिन में ही वेट लॉस हो सकता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो, ठीक है? नहीं होगा 2 किलो कम, हो सकता है आधा पौना किलो कम हो, लेकिन आपको एनर्जी में डिफरेंस फ़ील होंगे और आपको लगेगा कि हाँ यार, ये डूएबल है, ये एक डूएबल है। इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, एक बहुत सिंपल फिलॉसफी मैं देता हूँ, 80-20 रूल। क्या है सर ये? तो जैसे मैंने कहा ना, ज़्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं? ऑल इन या ऑल आउट, कि या तो 6 दिन जिम जाएँगे, जहाँ जिम जाना बंद हुआ मुश्किल। हाँ, पूरी डाइट फ़ॉलो करेंगे, ये नहीं, वो नहीं, संडे को मेरी एक चीट मील होती है जी, सर ने एक चीट मील दी। आप ऐसे मत सोचो, आप ये सोचो कि अगर आप ये फ़ॉलो करोगे तो आप पूरे साल तो नहीं फ़ॉलो कर पाओगे। एंड जैसे धरती पे कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, फिटनेस भी परमानेंट नहीं है। ऐसे नहीं है कि आप 3 महीने सब छोड़ के फिटनेस अचीव कर लोगे और वो फिर 5 साल फिक्स हो जाएगी। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अर्न। आप रोज़ खाना खाते हो, आपको रोज़ रात को सोना पड़ता है ताकि आप नेक्स्ट डे काम कर सको। वैसे ही आपको थोड़ा-थोड़ा फ़िटनेस पे भी रोज़ काम करना होता है। अब 80-20 रूल क्या कहता है मेरा, कि
आपको एक्सट्रीम करने की जरूरत नहीं है। आप 70 to 80% अपनी लाइफ में फूड रिलेटेड अच्छे डिसीजंस लो, यानी बैलेंस न्यूट्रिशन, वही जो मैंने बताया, प्रोटीन का फैट वाला। उसके बाद अगर आपने 20%, यानी कि अगर आप दिन में 3 मील खाते हो, हफ्ते में 21 मील हो गई, 20% उसका माइनस करते हो तो 4 से 5 मील अगर आपने शायद प्रोटीन का फैट नहीं फॉलो करा, अपनी पसंद का कुछ खा लिया कि आज मेरा बर्गर खाने का मन था, पाव भाजी का मन था, ये रैप रोल खाना था, व्हाटएवर, वर्सेस आप ऑल इन ऑल आउट थे कि कुछ टाइम तो पूरे डिसिप्लिन से फॉलो करा, बट जब छूटा तो फिर वापस वही पुराने लाइफस्टाइल पे कि दिन में 2 बार स्विगी आ रहा है, आज घर पे दिक्कत थी तो इसलिए बाहर से मंगा लिया, आज टाइम नहीं था, जिसमें आप 50% जंक फूड खा रहे हैं। अब अगेन आप ही आंसर करिए कि वो बेटर है, ऑल इन या ऑल आउट, या आप 80% फॉलो कर रहे हैं बट आपको मालूम है कि ना आपको बाहर का खाने को भी मिल रहा है, आप सेटिस्फाइड हो, आपको ये नहीं लग रहा कि मैंने तो सारा सब कुछ त्याग दिया है, सन्यासी बन गए हैं हम सब छोड़ के, और 80% आप हेल्दी फूड खा रहे हो, क्या आपकी हेल्थ इंप्रूव नहीं होगी डाउन द लाइन अपने आप? बिल्कुल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने 80% बेटर डिसीजन लिए, 20% वो डिसीजन लिए जो आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं। आज के टाइम में आपको सालों से हैबिट है कि मैं चाय पी लेती हूँ, मैं चीनी वाली चाय पी लेती हूँ, नो प्रॉब्लम, आप कभी बाहर का खाना खा लेते हो, नो प्रॉब्लम। तो आपने वह वो क्रेविंग्स भी सेटिस्फाइड रखी, आपको लाइफ में सेटिस्फैक्शन फील हो रही है, और आपने फूड में बेटर डिसीजन लिए। सेम वे एक्सरसाइज, नहीं हो पा रहा 1 घंटा, आधा घंटा कर लो, जिम नहीं जा सकते, घर पे कर लो, वर्कआउट करने का, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने का मूड नहीं है, 30 मिनट्स वॉक कर लो, कुछ नहीं लगता, जूते पहने निकल गए, सड़क पे कर ली, गार्डन में कर ली, कहीं पे भी कर ली। आपके शरीर को थोड़ी मालूम है कि जिम में जाके वॉक कर रहा है ट्रेडमिल पे, या गार्डन में कर रहा है, या सड़क पे कर रहा है, उसे चलने से मतलब है, वो मूवमेंट आई। तो जब आप ये 80-20 रूल एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन में फॉलो करते हैं कि ऑल इन ऑल आउट नहीं, 70-80% टाइम बेटर डिसीजन ले लो। आज अगर थका हुआ आया हूँ, ना करने से अच्छा है मैं नीचे जाके 20 मिनट वॉक कर लेता हूँ, बिल्कुल ना करने से अच्छा है मैं कुछ चल तो 20 कर। मिनट घर पे कर लेता हूँ। आज नहीं कर पा रहा, कल मैं सुबह 15 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा निकाल लूंगा, पुशअप स्क्वाट जंपिंग जैक कर लूंगा 15 मिनट। तो ये रूल जब आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए हेल्दी फिट होना आसान होता है, आप चीज़ों को कॉन्स्टेंटली फॉलो कर पाते हैं, चीज़ें आपकी लाइफ का हिस्सा बनते हैं, आपको फिटनेस के लिए टाइम अलग से नहीं निकालना पड़ता, वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं जैसे बाकी सारी चीज़ें बन जाती है। क्या आपको ये 80-20 रूल पसंद आया? अगर आया तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। सर मेरा इसमें काउंटर है। जो लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, उनके लिए बेस्ट डाइट से ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट, जैसे अभी हमने ये बेसिक रूल फॉलो करे अपने डाइट के, कि हमारे लिए बेसिक रूल्स क्या हैं जो हमें लॉन्ग टर्म तक हेल्दी रख सकते हैं। हम्म। बट जो लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, उनके लिए डाइट से ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? डाइट से ज़्यादा लाइक आई जस्ट मेंशन्ड, ये प्रोटीन फर्स्ट वाला रूल फॉलो कर लीजिए। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन आ जाता है, बैलेंस डाइट के फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, क्लास 8 न्यूट्रिशन, हाँ, ये जिम कोच वाली बात नहीं है, है ना? तो प्रोटीन अगर फर्स्ट आ जाता है तो आपकी आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती है, क्योंकि आपका आधा पेट भर गया तो आपके कार्बोहाइड्रेट कम हो गए जो एक्सेस में चल रहे थे। तो प्रोटीन फर्स्ट, सैलेड वंस अ डे, फ्रूट वंस अ डे, एंड यूर सॉर्टेड। 3 लीटर पानी पी लो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आप एक बिजी प्रोफेशनल हो सकता है आप बैचलर हो, आपके कुकिंग इश्यूज हुँ। हो सकता है आप फैमिली के साथ रहते हो, तो अब आपको लगेगा कि यार मेरे लिए अलग से खाना कैसे बनेगा, और मेरे पेरेंट्स के लिए अलग बनेगा, मेरे बच्चों के लिए अलग बनेगा, तो ये तो दिक्कत। क्रेजी सिचुएशन हो जाएगी हमारे हुँ। फैमिली में, 4-4 तरह का खाना कैसे बनेगा, वही बनेगा जो सबके लिए बन सकता है। हुँ। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट विद दिस रूल ओनली, प्रोटीन फर्स्ट, 1 टाइम फाइबर, 1 टाइम फ्रूट, एंड 3+ लीटर्स ऑफ वाटर अ डे। आपको खुद 15 से 20 दिन में इतने चेंजेस लगेंगे और आपको फिटनेस ना सरदर्दी नहीं लगेगी। ये बहुत आसान, ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है। सर जैसे अभी हमने एक वर्ड यूज़ किया था चीनी, तो मैंने बहुत सारे स्टेटमेंट देखे हैं जो हमारे सेलिब्रिटी के होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि मैंने 20 से 25 साल हो गए अपना फेवरेट मिठाई नहीं खाया, हुँ, चीनी नहीं खाया, हुँ। ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, एक्स, वाई, जेड। पब्लिक इस स्टेटमेंट को कैसे समझे? क्या वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? देखो, ये तो नहीं कह सकते कि सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं, बट एज़ अ फिटनेस कोच अगर मैं देखूँ, हुँ। तो आई फील सैड कि किसी ने 25 साल से काजू कतली उनकी फेवरेट मिठाई थी नहीं खाई, तो इट्स सैड। आप क्या कर रहे हो लाइफ में? आपको यानी फिटनेस के बारे में शायद पता ही नहीं हुँ। है ना? तो हो सकता है उनके पीआर प्रेशर हों कि वो अपनी ऐसी इमेज मेंटेन करना चाहते हैं, बट फैक्ट वही है, इससे भी वही मैसेज जाता है कि फिटनेस एक तपस्या है।
मैसेज वही जाता है। तो विच आई फील सैड कि सेलिब्रिटीज़ को इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं पास करने चाहिए, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जैसे भी होता है। अब किसी ने कह दिया था कि प्रोटीन शेक को डाइजेस्ट होने में 3 साल लगते हैं, कोई आके कह देता है कि ये प्रोटीन 0 कैलोरी है, तो ये गलत स्टेटमेंट्स हैं, साइंटिफिकली भी गलत हैं। और अगर मैं अपने 12 साल के एक्सपीरियंस से बताऊं, ऐसा नहीं है, इससे ना मिसलीड होती है ऑडियंस को भी यही लगता है कि अगेन वही वाली बात आती है कि फिटनेस इज नॉट फॉर एवरीवन। फिटनेस सिर्फ उसके लिए है जो बहुत मॉन्क लेवल का डिसिप्लिन फॉलो कर सकता है ना, उसी के लिए फिटनेस। और इसकी वजह से बहुत लोग फिट ही नहीं हो पाते, क्योंकि उनको लगता ही यही है कि यार फिटनेस मतलब तपस्या। डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो कर छोड़ देते हैं। डिमोटिवेट हो जाते हैं, वही बिल्कुल। सेल्फ ब्लेमिंग कि मेरे में डिसिप्लिन नहीं है। वहीं पे अगर आप इसी को 80-20 रूल डाल दो, और मैं आपको ना एक दावे के साथ कहता हूँ, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जब मैं अपने किसी क्लाइंट को, जब मैंने भी अपना करियर शुरू किया था, तो हम भी इसी स्कूल ऑफ थॉट से आए थे, चाय नहीं पीनी, चाय बंद करा दो क्लाइंट की, ये करा दो वो करा दो। बट जैसे जैसे मैंने क्लाइंट्स के साथ काम करा, समझा, उनके स्ट्रगल्स को समझा कि नहीं यार, ये बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं, ये एक आम इंसान है, उसे ठीक है वेट लॉस करना है, बॉडी बनाने का शौक है, बट उसको और लाइफ में चाहिए चीजें। दैट्स व्हेन आई रियलाइज चीजें बंद नहीं करनी है पहले, कि तुम सिगरेट पीते हो तो बंद कर दो, तुम अल्कोहल पीते हो तो बंद कर दो, चाय पीते हो तो बंद कर दो। पॉसिबल ही नहीं है ना एक साथ वो किसी क्या से होगा बंद ना, करवाना। उसके लिए स्ट्रेसफुल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। मैं उसकी जगह उसे कहता हूँ, अच्छा एक काम करो, ये बंद मत करो, कम भी मत करो, ये शुरू कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को बोलूंगा कार्ब्स कम करो, तो उसके लिए स्ट्रगल होगा, क्योंकि शुगर एक्ट एज अ ड्रग, तो आपको क्रेविंग्स होने लगती हैं। मैं उसे कहूंगा प्रोटीन ऐड कर लो। तो मैंने नो वर्ड नहीं यूज किया कि चाय नहीं पीनी, कार्ब्स नहीं खाने, मैंने कहा प्रोटीन ऐड कर लो। उसका रिजल्ट क्या हुआ? प्रोटीन पेट में गया, पेट भर गया, कार्ब्स की जगह कम बची, अपने आप कम खाएगा, मुझे नो बोलना ही नहीं पड़ा। सेम वे, जब इंसान धीरे धीरे हेल्थ और फिटनेस के बेनिफिट्स एक्सपीरियंस करने लगता है ना अपनी बॉडी में, चीजें अपने आप बदलने लगती हैं। मैंने देखा है लोगों का अल्कोहल कंजम्पशन अपने आप कम होता है, क्योंकि उन्हें बॉडी का सेल्फ लव समझ आने लगता है। दे स्टार्ट लविंग देमसेल्फ, दे स्टार्ट एंजॉयिंग द डिफरेंस, कि अच्छा ऐसा हो सकता है। तो ना वो अपनी बॉडी के लिए रिस्पेक्ट अपने आप आने लगती है, और उन्हें कहना नहीं पड़ता है अल्कोहल बंद कर दो, चाय बंद कर दो। फिर ना वो खुद बताएंगे, अरे सर मैंने ना एक काम कर, मैंने ना आज से ब्लैक कॉफी पीनी शुरू कर दी है। ठीक है, वेरी गुड। तो सेलिब्रिटीज, कंटेंट क्रिएटर्स जब इस तरह के स्टेटमेंट्स आके देते हैं, कंक्लूड कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन को, मेरे हिसाब से वो बहुत गलत परसेप्शन क्रिएट करता है, ऑल इन ऑल आउट वाली एक सिचुएशन क्रिएट करता है, और वही मैसेज देता है जनता को, फिटनेस मीन्स तपस्या, विच इज रॉन्ग। 80-20 रूल फॉलो करो, आप उसे अपने आप 90-10 पे ले आओगे, आपकी बॉडी खुद ले आएगी। आप 70-30 से शुरू करो, 70 का 80, 80 का 90, अपने आप खुद हो जाएगा। कोई नहीं आके कहेगा, ना किसी को कहने की जरूरत पड़ेगी। आपकी बॉडी खुद अच्छा फील करेगी, आपको खुद अपनी बॉडी से प्यार होगा, और आपके डिसीजंस अपने आप सही डायरेक्शन में जाने लगेंगे। और 10-15% लाइफ एंजॉय करो, किसने मना किया है? सर अभी जैसे हम सेलिब्रिटी की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बॉडीज होती हैं जो अपने आप को नेचुरली सस्टेनेबल दिखाते हैं, बट विदाउट ड्रग्स और बूस्टर के क्या एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाना पॉसिबल है? अगर हाँ तो कैसे? सी, स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाना एक अलग चीज है, बट जो आप बात, सी स्ट्रॉन्ग बॉडी बन सकती है, बट क्या वो एस्थेटिकली अच्छी लगेगी? वो जरूरी नहीं है, राइट? हम्म। एक इंसान जिसका नॉर्मल वेट 75-80 केजीज होना चाहिए था, हो सकता है वो 100 किलो का हो, लेकिन स्ट्रांग हो, हम्म। हेल्दी भी हो, हम्म। है ना? प्रॉब्लम वहां आती है जहां पे आजकल जो एक ना नया टीनेज का ग्रुप, नया एक जनरेशन आई है, 18 से 25 की एज ग्रुप के हैं, वो नेचुरल ना होके ना सोशल मीडिया के बायो में अपना नेचुरल का टैग लगा लेते हैं। अब उससे होता वही है, फॉल्स एक्सपेक्टेशन। जनता को लगता है हम भी अचीव कर लेंगे, हम्म। है ना? मैं जिम में कई बारी लोग देखता हूँ जिनसे बात होती है जनरल पब्लिक से, तो वो बताते हैं हम उस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, उसके जैसी बॉडी बनानी है। बट फैक्ट ये है कि उसने नहीं बताया आपको कि उसने क्या किया है, आपने लेकिन आपने अज्यूम कर लिया। बिल्कुल। उसने बायो में लिख दिया आई एम नेचुरल, आपने भी मान लिया। इट इज सैड कि लोग उतने एथिकल नहीं रहे हैं, या उनको सोशल मीडिया व्यूज, वायरलिटी, सी सोशल मीडिया इज आल्सो प्लेस टू मेक मनी नाउ, यू नो, हम्म। इट इज नॉट जस्ट अबाउट पुटिंग योर वॉइस। तो
ठीक है, किसी का पर्सपेक्टिव होता है कि मुझे ईमानदारी से चीज़ें सामने रखती है, किसी का पर्सपेक्टिव होता है कि नहीं यार यहाँ तो पैसा कमाना है, बात खत्म, जैसे भी कमाओ। तो ठीक है, सबके अपने-अपने उसूल हैं, व्हिच इज़ राइट रॉन्ग वाला कोई सीन नहीं है। बट आई थिंक उससे एक गलत पर्सपेक्टिव जाता है बहुत सारे लोगों और की लाइफ बदल जाती है, गलत बिल्कुल डायरेक्शन में चली हाँ, जाती गलत डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि वो क्या होता है ना, बार-बार फेलियर से आप सोचते हो यार वो तो यही करता है, वो तो यही बताता है, मेरे उसके रिजल्ट 50% भी नहीं है, कहाँ गलती कर रहा हूँ? मेरे में ही कमी है, शायद मैं नेचुरली उतना, वो जेनेटिकली गिफ्टेड है, मैं नहीं हूँ। तो वो एक रॉन्ग मैसेज कन्वे होता है एंड आई थिंक हमारे फिटनेस के कंटेंट क्रिएटर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि ऑथेंटिसिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी जर्नी को सामने शेयर करें। बिकॉज़ अदरवाइज़ क्या है ना कि हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बट वो काम कर नहीं रही है, किसी के लिए हेल्प कर नहीं रही है। बिल्कुल सर, जैसा अभी हम सोशल मीडिया की बात ही कर रहे हैं, तो इसने हमारी फ़िटनेस की डेफ़िनेशन को ही बदल दिया है। बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, बट राइट इन्फॉर्मेशन कहीं भी नहीं है। हुँ। लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। उन्हें एक्चुअल मतलब नहीं पता कि फ़िटनेस का मतलब क्या है। राइट। तो आप इसे किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं? सी आज क्या है ना, सोशल मीडिया पे इतनी इन्फॉर्मेशन है, बट उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कैसे करना है वो लोगों को नहीं मालूम। पीपल आर करेक्ट। ओवरलोडेड विद इन्फॉर्मेशन एंड वर्स्ट पार्ट इज़ लोगों को लगता है कि हमने ये 2-4 रील देख लिया, थोड़ा-सा कंटेंट देख लिया तो शायद हम सीख गए, व्हिच इज़ सैड। आप एक सिंपल सी बात बताइए, आप किसी लॉयर का मे बी रील देखते हैं, आपने 2-4 उसकी रील देखी, उसने 2-4 लॉ बता दिए, ये डॉग राइट्स हैं, ये एनिमल राइट्स है, ये ह्यूमन राइट्स है, ये ऐसा है, आपके साथ रोड ट्रैफिक पे ऐसा हो, वैसा हो। या आप पुलिस को ऐसे बोल सकते हो, ये आपका हक है। जब रियल लाइफ की बारी आएगी, आप कर पाओगे? चक्कर लगाने पड़ेंगे 2000, तब तो जाके कहीं कंप्लेन लिखिएगा। करेक्ट। अ, या आपको लगेगा कि हाँ यार, मैं अगर लीगली फँसा हूँ, तो मैं एक लॉयर को हायर करता हूँ। एज़ सिंपल एज़ दैट। क्योंकि आपको मालूम है रील देखना अलग बात है और रियल लाइफ अलग बात है। बहुत। ये इस केस में समझ आता है। मेडिकल केस में भी अगर आप कहोगे डॉक्टर ने 4 एडवाइस दीजिए, आपके घर में बच्चा है, अगर ऐसे सिम्पटम्स आ रहे हैं तो उसको निमोनिया हो सकता है, वो हो सकता है। आप उसकी रील की नॉलेज ली आपने, आपको लगा कि आप नॉलेजेबल हो गए, बट आप रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे? नहीं, यू विल रश टू डॉक्टर। बट फिटनेस केस में लोगों को लगता है हमें आ गया। फिटनेस इज ऑल्सो साइंस, ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्व है, हॉर्मोन्स की बात चल रही है, फूड की बात हो रही है, बोन, जॉइंट्स, लिगामेंट, टेंडन्स, इन सब की हेल्थ की बात हो रही है, आपकी हार्ट हेल्थ की बात हो रही है। तो लोगों के एंड से गलती ये है कि उनको लगता है कि उन्हें बहुत कुछ नॉलेज। समझ आ गया तो वो कर लेंगे हुँ। और ट्रायल एंड एरर में टाइम वेस्ट करते रहते हैं, होता रहता है। कुछ लोग जो बहुत मोटिवेटेड होते हैं या यंगस्टर्स होते हैं जिनके पास टाइम है, घंटों-घंटों 4 चीज़ों को जोड़ के फाइनल कंक्लूड कर पाते हैं, तो वो शायद सक्सीड हो जाते हैं। नेचुरली अगेन कम एज के अंदर हार्मोन सपोर्ट करते हुए वो रिजल्ट्स आ जाते हैं। पर ज़्यादातर लोगों को लगता है हम नॉलेजेबल हैं, बट वो नॉलेज किसी ज़्यादा काम की नहीं होती है, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है। आज मैं एक फिटनेस का कोर्स कर रहा हूँ, एक्सरसाइज साइंस को प्रॉपर साइंस की तरह एक चैप्टर 1, चैप्टर 2 की तरह पढ़ रहा हूँ। वो करिकुलम जब डिज़ाइन हुआ था, ये सोच के किया था कि ये पढ़ाई करनी है। एमबीए पढ़ाई जाती है तो पहले 6 स महीने कुछ और पढ़ाया जाता है, फिर धीरे-धीरे डिज़ाइन्ड होता मास्टर है। वाइज़ आगे बढ़ते हैं। बट अगर मैं आपको अचानक से किसी एक चैप्टर में से कुछ एक कहानी बता दूँ, फिर एक बता दूँ, फिर एक बता दूँ, आप एमबीए बन जाएँगे? नहीं बन जाएँगे। तो पॉसिबल दिस नहीं इज़ है। द प्रॉब्लम एंड कंटेंट क्रिएटर्स की जहाँ तक बात आती है कि इन्फॉर्मेशन, ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स वायरैलिटी के लिए कंटेंट बनाते हैं, नॉलेज शेयरिंग के लिए नहीं। आप अगर जनरली भी देखेंगे ना तो फिटनेस नीश के अंदर जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं ना सादी भाषा में, उनको ज़्यादा लोग फॉलो नहीं करते बिकॉज़ सोशल मीडिया पे एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बना हुआ है। तो जो एंटरटेनमेंट दे रहा है, एंगेजमेंट दे रहा है, वही अ, अलग-अलग अच्छे क्रिएटिव तरीके हैं। कपल वाला दिखा देंगे कि कपल के स्ट्रगल्स क्या हैं, बट उसमें कहीं न वही मैसेजेस होते हैं जो डिमोरलाइज़ कर रहे हैं, नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रहे हैं, टफनेस दिखा रहे हैं, सिम्प्लीफाई नहीं कर रहे चीज़ों को कि लोग कर पाएँ। लोग ऐसा फ़ील कर पाएँ कि हम कर सकते हैं। तो कंटेंट क्रिएटर के एंड से चैलेंज ये है, मुझे ऐसा लगता है कि वो वायरैलिटी पे ध्यान दे रहे हैं और ऑडियंस ये नहीं समझ पा रही कि वो एक स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है।
आपको बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन मिल रही है, और वो बिट्स एंड पीसेस आप पजल जोड़ पाओगे कि नहीं जोड़ पाओगे वो आपके स्किल पे डिपेंड करता है, करेक्ट सर। और आप कितने घंटे इसमें इन्वेस्ट कर पा रहे हो। हम्म। इतने घंटे अपने काम में इन्वेस्ट कर लो, किसी एक्सपर्ट को हायर कर लो, आपका टाइम भी बच जाएगा, और उससे ज़्यादा पैसा जो आप एक्सपर्ट को दे रहे हो आप अपने काम में कमा लोगे अगर आप ये रील्स देखना बंद कर दोगे तो। करेक्ट सर। जो फैट बर्नर्स है मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इनका, क्या जो एक्चुअल में फैट बर्नर्स जो होते हैं वो काम करते हैं या फिर सिर्फ मिसकंसेप्शन बना हुआ है? सो सी फैट बर्नर्स या कोई भी तरह के सप्लीमेंट्स का सबसे मैं सबको यही बोलता हूँ कि सबसे पहले अपने लाइफ के फंडामेंटल्स चेंज करो। सप्लीमेंट्स आर नॉट मैजिक पिल जो रिजल्ट दे देंगे। आपकी हेल्थ, सी आप जब पैदा हुए थे हेल्दी पैदा होते हैं ज़्यादातर लोग, राइट? हम्म। आपका हार्ट, मसल, जॉइंट, बोन सब हेल्दी होता है। कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल आपके लाइफस्टाइल की वजह से आज आपका वेट बढ़ा है, या आपकी हेल्थ पैरामीटर्स बिगड़े हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, प्री डायबिटीज आ गई, या जो भी हो गया। तो पहले आप अपने फंडामेंटल्स चेक करो। जब आपकी थोड़ी सी एक्सरसाइज ट्रैक पे है, जब आपकी डाइट के बेसिक जो मैंने बताया प्रोटीन फर्स्ट एंड ऑल वाला वो ट्रैक पे है, जब आप बेसिक मूवमेंट करते हो, जब आप ठीक से सोने लग गए हो, नींद पूरी कर रहे हो, आपके फंडामेंटल सेट होए, देन यू गो टू सप्लीमेंट। अब वो चाहे फैट बर्नर है या बीसी डबल है या कुछ और है। फैट बर्नर को बहुत जल्दी लोग ले लेते हैं ये सोच के कि वो कुछ जादू करेगा। वो जादू तब तक नहीं करेगा जब तक आपके फंडामेंटल्स फिक्स नहीं है, आपने बेसिक एक्सरसाइज नहीं शुरू की, डाइट में बेसिक कैलोरी डेफिसिट नहीं लेके आए, तब तक वो कुछ नहीं करने वाला। सर जैसे मैंने सुना है जो प्रोटीन्स होते हैं अभी जैसे हम बात ही कर रहे हैं तो वो हमारी किडनी को खराब कर देती है, लोग अक्सर बोलते हैं। तो ये कब हमारे को मतलब हमारे अगेंस्ट रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं? ओके, तो ये तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है अभी। इसको मैं मतलब समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल ये देता हूँ कि अगर आप पानी पिएंगे, राइट? हमारी बॉडी में ब्लड 90% पानी है, बोन्स में भी 65%, मसल में 70%, ब्रेन में हर जगह पानी है। तो जब आप पानी पीते हैं वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है अपने अपने रोल के लिए, बट जो एक्सेस होता है वो कहाँ जाता है? हमारे वेस्टेज में निकल जाता है। यूरिन में पास होता है, करेक्ट? ये कुदरती प्रोसेस है, राइट? सेम में जब आप खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, वो पेट में जाता है, डाइजेस्ट होता है, फिर इंटेस्टाइन्स में जाएगा, वहां पे डाइजेस्ट होगा, ब्रेक होगा। जो काम का होता है खाना कार्बोहाइड्रेट फैट से वो लिवर में गया, जो वेस्ट हुआ वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाके नेक्स्ट डे भी पूप, राइट? यही प्रोसेस है। सेम वे प्रोटीन का क्या प्रोसेस है हमारी बॉडी ने जो नेचर ने बनाया है। आप प्रोटीन कैसा खा रहे हो उसको नहीं मालूम कि आपने प्रोटीन शेक पिया, पनीर खाया, दूध पिया, या चिकन खाया या अंडा खाया। जब बॉडी में किसी भी तरह का प्रोटीन जाता है वो डाइजेस्ट होके ब्रेक होता है, जो काम के उसको ब्रेक होके ना अमीनो एसिड्स बनते हैं, तो वो अमीनो एसिड्स हमारे लिवर में जाते हैं और वो लिवर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। बट उसका जो वेस्टेज होता है जिसे कहते हैं यूरिया, वो हमारे पास, या क्रेटिनिन, वो हमारे पास किडनी में जाता है, और किडनी का काम है उसको यूरिन के साथ बाहर फेंक देना क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट था, जैसे कि हमने बाकी वेस्ट की बात करी। इसको सम अप करेंगे तो क्या कहेंगे कि जब हम प्रोटीन खाते हैं उसका वेस्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए किडनी को एक काम करना पड़ता है, यानी किडनी के पास एक वर्कलोड आता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें प्रोटीन का कोई गलती नहीं है, लेना देना नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है, आजकल एक बड़ा कॉमन ट्रेंड चल गया है कि जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, बॉडी बनानी है, तो 1 पाउंड 1x इंटू जितना पाउंड आपका बॉडी वेट है उतना लेना है आपको प्रोटीन। उस चक्कर में 200, 250 ग्राम, 250 ग्राम प्रोटीन पर डे लोग लेने लगते हैं। बॉडी की रिक्वायरमेंट थी 100 ग्राम्स, आप ले रहे हैं 200-250 ग्राम, एक्स्ट्रा ले रहे हैं। इतना। और उससे भी सी हमारी बॉडी इतनी जल्दी खराब नहीं होती किसी चीज़ से। लोग सालों साल स्मोक करते हैं, सालों साल अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो हमारी बॉडी की कैपेसिटी ना बड़ी अच्छी होती है, इतनी जल्दी डैमेज नहीं होती है। तो प्रोटीन के साथ भी कैसा होता है, जब लोग इस तरह से अब्यूज करते हैं ना कि लेना था 80 टू 100 ग्राम, ले रहे हैं 250 ग्राम बॉडी बिल्डर की तरह, जिसकी बॉडी में और 4 चीजें जा रही है जो उस प्रोटीन को पचा पा रही है या मसल में डाल रही है। आपने अपनी किडनी का वर्कलोड कितना बढ़ा दिया, क्योंकि प्रोसेस तो नेचर का वही रहने वाला है। वो किडनी के पास ही उसका बाय प्रोडक्ट जाएगा वेस्ट, और वो यूरिन के थ्रू ही बाहर फ्लश आउट होने वाला है।
तो जहाँ 100 यूनिट करनी थी वहाँ 250 यूनिट आप बॉडी को दे रहे हो। जहाँ उसे 1x काम करना था आपकी किडनी को, वो 2.5x काम कर रही है। और जब आप ऐसा सालों साल करते हैं, 10 साल 15 साल, तब आपकी किडनी एक मशीन की तरह ओवरवर्क करके थक जाती है। इट्स लाइक कि गाड़ी भी जब आप 2-2.5 लाख किलोमीटर चला दोगे तो कहीं तो उसका इंजन बोलेगा ना। तो आपने उसको जल्दी ओवर यूज करा, बहुत सालों साल करा, तब किडनी गिव अप करती है। तो इसका अगर मैं कंक्लूजन दूं तो आपको ये है कि अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हो, आपकी किडनीज हेल्दी हैं और आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को सही से कैलकुलेट करके ले रहे हैं, आपकी किडनी को कोई नुकसान नहीं है। बस सर मेरे यहाँ पे एक हम्म। काउंटर है, जो लोग जिम नहीं जाते हैं बट वो खुद हेल्दी हैं, घर पे ही करते हैं, क्या उनको नीड है? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि प्रोटीन सिर्फ मसल के लिए नहीं होता। ये बहुत जरूरी है। जब बच्चा माँ के पेट में बनता है, वहां से प्रोटीन का रोल शुरू हो जाता है। तो आपके ऑर्गन्स, आपकी स्किन, आपके हेयर, नेल्स, अंदर नर्वस सिस्टम, ऑर्गन का स्ट्रक्चर, टिश्यू, सब कुछ प्रोटीन से बना है, अलग अलग एमिनो एसिड से। तो यानी आपकी बॉडी देखा जाए तो हमारी बॉडी 65% वाटर है। 60-65%, जैसे धरती 70%, 65-66% वाटर है, वैसे ही हमारी बॉडी भी 65% वाटर है। पानी के बाद सबसे ज्यादा अबंडेंट चीज हमारी बॉडी में क्या पाई जाती है? एमिनो एसिड्स, 16 से 20%। यानी पानी और प्रोटीन मिला के 85% आपकी बॉडी बनती है। उसके बाद जो बचता है बाकी सब है। तो एज अ इंडिविजुअल हमें ये समझना है कि प्रोटीन सिर्फ मसल बनाने के लिए या मसल का एक मटेरियल नहीं है। पानी के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अबंडेंट चीज जो हमारी बॉडी में पाई जाती है वो प्रोटीन ही है। हमारी बॉडी बनी ही प्रोटीन। आजकल आप देखेंगे कि जो वेजिटेरियंस होती हैं, मदर्स जो कंसीव करती हैं, एक टाइम आता है जहाँ पे आके डॉक्टर उनको या तो प्रोटीन लेने के लिए फोर्स करते हैं या ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, या फिर वो कहेंगे प्रोटीन के शॉट्स लगाने पड़ेंगे या प्रोटीन जो आईवी के थ्रू देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा ही नहीं बनेगा ना, जब उसकी स्किन, टिश्यूज, ऑर्गन्स बनने ही उससे हैं। अब ये तो हुई हमारे सिस्टम की बात। अब आगे आते हैं, प्रोटीन का एक रोल और इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में, हार्मोन प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हम थायराइड हार्मोन जो हमारा है, जो हमारी बॉडी का मास्टर हार्मोन कहा जाता है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म सारा मैनेज करता है, उसमें एक अमीनो एसिड यूज होता है जिसका नाम होता है टायरोसिन। प्रोटीन है, वो नहीं होगा तो थायराइड फंक्शन नहीं करता है। एक छोटा बच्चा जो बड़ा होता है, उसकी हाइट बढ़ती है, बोन्स बढ़ती हैं, उसके लिए एक हार्मोन यूज होता है ग्रोथ हार्मोन नाम से। वो चेन ऑफ 191 अमीनो एसिड्स होती है। तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं, ग्रोथ हार्मोन बनता है, तब बच्चे की हाइट बढ़ती है। जिनकी हाइट नहीं बढ़ती उनको वो इंजेक्शन लगा के देना पड़ता है। तो पॉइंट इज, ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन के, मसल के अलावा और भी बहुत रोल्स है। आपके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एंडोर्फिन्स, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, जो आपके हैप्पी हार्मोन, मूड हार्मोन्स होते हैं। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोडक्शन के अंदर भी प्रोटीन का रोल होता है। आपकी बॉडी में एंजाइम्स बनते हैं खाना पचाने के लिए और बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस के लिए, उसके अंदर भी प्रोटीन का रोल होता है। तो पॉइंट इज, प्रोटीन इज काइंड ऑफ ओमनी प्रेजेंट इन योर बॉडी, हर तरफ है और उसके बहुत क्रिटिकल यूजेज है। ये जो मैंने आपको फंक्शंस बताया उससे आपको समझ आ रहा होगा कि प्रोटीन के बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। मसल बिल्डिंग एक वन ऑफ द रोल है। क्यों? क्योंकि मसल बना ही उससे है। दैट इज वाई प्रोटीन इनटेक इज इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, जो आपने पूछा कि एक इंसान जो जिम नहीं जा रहा है या घर पे ही थोड़ा बहुत वर्कआउट कर रहा है, क्या उसके लिए प्रोटीन जरूरी है? हाँ, जरूरी है। क्योंकि प्रोटीन उसको सिर्फ मसल के लिए नहीं चाहिए, उसके अच्छी हार्मोन प्रोडक्शन के लिए भी चाहिए, उसकी स्किन हेल्थ के लिए भी चाहिए, उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए भी चाहिए, उसकी एंजाइम्स के लिए भी चाहिए, ताकि उसकी बॉडी ऑप्टिमम लेवल पे वर्क करती रहे। तो एक बेयर मिनिमम होता है जिसे कहते हैं 0.8 ग्राम पर केजी। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपका वेट 60 केजी है तो 60 इंटू 0.8 करेंगे तो 48 ग्राम। तो 48-50 ग्राम्स प्रोटीन पर डे आपको आपकी डाइट में चाहिए फॉर बेटर परफॉर्मेंस, इररिस्पेक्टिव आप वर्कआउट करते हैं कि नहीं करते। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो वो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। डिपेंड करता है वर्कआउट की इंटेंसिटी क्या है, लेवल क्या है, क्या आपके गोल्स हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। बट एक ऑन एन एवरेज, नो मैटर आप वर्कआउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपको 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए एक 60 ग्राम के इंडिविजुअल को। सर जो अभी आपने बताया कि प्रोटीन्स की हमें नीड होती है,
अब मेरा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि बहुत सारे ऑडियंस का होगा, अभी जैसे अपनी जो उम्र है 30+, 25+ इस तरीके से होगी, जिन लोगों की एज हो जाती है 60-70, क्या उस टाइम पे ये प्रोटीन हमारी मदद करती है? सी साइंस वही है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मदर की बात करता हूँ, शी इज 60+, 65+। अभी उन्होंने 50-60 साल से कोई हैवी प्रोटीन डाइट नहीं की, क्योंकि वो खाने में नेचुरल नहीं होता था अपने इंडियन फूड में। अब अगर मैं इस एज में उनसे एक्सपेक्ट करूं कि अचानक मैं उनको 60 ग्राम प्रोटीन पर डे देने लग जाऊंगा, तो इश्यूज होंगे, डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं, गैस बन सकती है। क्यों क्यों क्योंकि बॉडी को सालों से, मतलब 30, 40, 50 साल से कोई बहुत हैवी प्रोटीन डाइट नहीं मिली है, तो बॉडी भी उसके एंजाइम्स, उसको पचाने के जो एसिड्स होते हैं वो बनाने बंद कर देती है। तो तरीका ये होता है कि धीरे 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 किया जाए। अच्छा चलो, थोड़ा सा पनीर ऐड करा, थोड़ा सा ये ऐड करा, स्मॉल पोर्शंस में ऐड करना शुरू करा, ताकि बॉडी को वापस हैबिट हो, अच्छा हाँ ये प्रोटीन खाना शुरू कर रही है, और ग्रेजुअली बढ़ाना चाहिए, तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर आप अगेन अच्छा, इस एज में एक चीज और, किडनी हेल्थ पहले चेक कर लो। किडनी हेल्थ आप पहले ब्लड टेस्ट वगैरह करा लीजिए, किडनी हेल्थ चेक कर लीजिए। अगर किडनी हेल्दी है और उसकी, क्योंकि फिल्टर तो वहीं से होने वाला है, दैट्स नेचर, तो अगर किडनी हेल्थ सही है, तो एक बेसिक बेयर मिनिमम, जैसे मैंने 0.8 ग्राम पर केजी वाला फॉर्मूला बताया, वो अगर आप देते हैं तो बेनिफिट ही होगा, क्योंकि आपकी मसल रिकवरी होगी। अच्छा, मसल रिकवरी से याद है, लोग अक्सर मसल रिकवरी ये सब सोचते हैं कि यार हैवी वर्कआउट करते तो रिकवरी की जरूरत है। नहीं, ओल्ड एज में आके जब मसल ऑलरेडी डिग्रेड हो चुका होता है बॉडी में, तो उठना, बैठना, चलना, किचन वर्क करना अपने आप में एक्सरसाइज के बराबर ही होता है। उससे वियर एंड टेयर हो रहा होता है बॉडी में। तो जब आप प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, तो वो हार्मोन प्रोडक्शन होना, मसल रिकवरी होना, तो वो अपने आप में एक हीलिंग वाला काम करता है। लिगामेंट्स, टेंडन्स थोड़े हेल्दी हो जाते हैं, तो बेटर हो जाता है ओवरऑल। फिर उनको पैरों में दर्द की शिकायत अक्सर लोग करते हैं ना 60+ की, कि यार मेरी टांगें बहुत दुखती हैं, वो उस तरह की शिकायत, थकावट बहुत रहती है, लेटते हैं तो नींद नहीं आती, कमर दर्द होती है, तो वो शिकायतें अपने आप बंद हो जाती है, क्योंकि मसल हेल्थ इंप्रूव होती है। सो जैसे हमने बीच में सप्लीमेंट की बात करी थी, मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट अवेलेबल हैं, उनमें से कौन से बेस्ट सप्लीमेंट हैं और वो क्यों बेस्ट है? सी, एक तो वे प्रोटीन या किसी भी तरह का प्रोटीन पाउडर, उसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है। इंडिया ज्यादातर वेजिटेरियन लोग हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन, जो मैंने भी देखे, मेरे क्लाइंट हर रिलीजन के और कास्ट के रहे हैं, अलग अलग स्टेट से रहे हैं, तो मैंने देखा इंडियंस नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि रोज चिकन खा रहे हैं, रोज सुबह शाम चिकन मटन बन रहा है, अंडा बन रहा है, तो प्रोटीन कहीं ना कहीं, चिकन भी हफ्ते में एक आध दो बार ही बनता है, हफ्ते में एक बार फिश बन रही है, वैसा रहता है। तो प्रोटीन एक ऐसा सप्लीमेंट है, चाहे अब आप प्लांट प्रोटीन लें, ग्रास फेड लें, वे प्रोटीन लें, वो मैं पर्टिकुलर नहीं बोल रहा, कोई भी फॉर्म ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट इज इम्पॉर्टेंट, ताकि आप डेली प्रोटीन इनटेक जो भी है आपका, चाहे मसल बिल्डिंग गोल है, जनरल हेल्थ गोल है, उस गोल के हिसाब से जितना भी बनता है, वो आपको अचीव करने में हेल्प करता है आसानी से। अगर आप नेचुरल फूड सोर्सेज से कर सकते हैं, वेल एंड गुड, नथिंग लाइक दैट, बट मोस्टली लोगों के लिए बोरिंग हो जाता है रोज चिकन खाना, रोज अंडा खाना, अच्छा रोज 250 ग्राम पनीर खाना एंड ऑल। तो वो कन्वीनियंस के लिए वे प्रोटीन इज द फर्स्ट सप्लीमेंट दैट आई फील कि हाँ, इट मेक्स सेंस। ओके। सेकंड नंबर पे मल्टीविटामिन। एक अच्छा मल्टीविटामिन बहुत जरूरी है, बिकॉज सी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ठीक है, हम मानते हैं फ्रेश है, बट हम एक चीज और मानते हैं कि हमारे जो क्रॉपिंग के प्रोसेसेस है, वो भी बहुत फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स से भर चुके हैं। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी उतना न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है जितना पहले मिला करता था, तो आपकी बॉडी में विटामिन्स, मिनरल्स की कमी रहती है। तो सेकंड नंबर पे एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट एक अच्छा सप्लीमेंट है। तो थर्ड नंबर पे एक अच्छा सप्लीमेंट जो मुझे लगता है, अगेन उसका भी रीजन वही है कि हमारी डाइट में इजीली नहीं मिलता, वो है ओमेगा 3 सप्लीमेंट। अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, बिकॉज अगेन नेचुरली इंडियन फूड में कम होता है। अब हम कहेंगे कि अखरोट में ओमेगा 3 होता है, फ्लैक्सीड में होता है, कितना ही खा लेते हैं और कितना ही खा लेंगे, है ना। फिश में होता है, बट अगेन हफ्ते में एक बार बन रही है, 10 दिन में एक बार बन रही है। तो ओमेगा 3 सप्लीमेंट एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, और स्पेशली जब आप एक फिटनेस जर्नी में आते हैं, तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करके, तो इन्फ्लेमेशन कम करने में हेल्प करता है, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करने में हेल्प करता है, तो रिकवरी अच्छी होती है। तो
ये थर्ड नंबर का सप्लीमेंट है जो लॉजिकली हेल्पफुल भी है और हमारे इंडियन ऑडियंस के हिसाब से जो है इसका अच्छा रोल होता है, बिकॉज नेचुरली हमें वो डाइट से नहीं मिल पाता है। तो ये मेरे टॉप 3 है। सो फिटनेस की इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है, फिर भी लोगों को हाइपरटेंशन रहता है, बीपी की प्रॉब्लम रहती है, टाइप 2 डायबिटीज रहती है, लाइफस्टाइल डिसीज इतनी सारी बढ़ती जा रही है और इंडिया को तो डायबिटीज कैपिटल बोला जाता है। जी आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इंडिया में अगर आप देखेंगे तो हम ग्लोबली बहुत आगे आए हैं, डेवलप हुए हैं, डेवलपिंग नेशन है अभी भी, बट हम बहुत ज़्यादा हमने तरक्की की है। बट उस तरक्की की एक कॉस्ट है। अगर आप ध्यान देंगे, आपके सवाल में आपने पूछा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बहुत हो गए हैं। हम्म, इनको डिजीज नहीं कहा जाता, हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज, पीसीओएस, कोलेस्ट्रॉल, इनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहा जाता है। सवाल में ही जवाब है कि आपके लाइफस्टाइल में कुछ ऑर्डर में नहीं है सब जिसका डिसबैलेंस आउटकम, हो रखा है। कि आपके लाइफस्टाइल में ही कुछ ऑर्डर में नहीं है जिसका आउटकम ये आ रहा है कि ये मेडिकल कंडीशंस के रूप में सामने आ रहा है। अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो ऐसे कहूँगा कि आज से अगर 20-30 साल पीछे जाते, 1980s में, ज़्यादा पीछे नहीं जाते, 80s में भी अगर जाते हैं, तो एक आम इंसान की लाइफ बहुत एक्टिव थी। चाहे वो एक वर्किंग इंसान है, चाहे वो हाउसवाइफ है या स्कूल जाता हुआ बच्चा हम्म, है ना? एक वर्किंग इंसान अपने घर से निकलता था, उसे पैदल जाना होता है, 2 फ्लोर सीढ़ी चढ़नी उतरनी है, जो भी है। बाहर जाएगा, बस स्टॉप पे बस लेगा। कार वॉज अ कन्वीनियंट लग्जरी, राइट? रेयरली यूज होती थी, जिसके पास थी भी वो रोज नहीं निकालता था। तो वो बस लेगा, बस में स्ट्रगल करके जा रहा है, बस से उतरेगा, फिर ऑफिस जहाँ होगा वहाँ पैदल जाएगा, थोड़ा बहुत वॉक करके। और ऑफिस सेकंड फ्लोर पे, तो सीढ़ी से, लिफ्ट्स भी इतनी कॉमन नहीं थी हर जगहों पे। पूरे दिन काम कर रहा है, एसी नहीं है, पोर्स खुले हैं, स्वेट आ रहा है, गर्मी है, तो हर छोटी सी चीज कम्युनिकेट करने के लिए उठ के जाना पड़ता है। अपने कोलीग से बात करनी है, उठ के जाना पड़ रहा है, आ रहा है। एंड शाम को वही रूटीन वापस, पैदल अपना उतरे गए। ये एक बेसिक लाइफस्टाइल था। हाउसवाइफ, सुबह बच्चों का खाना बन रहा है, फिर दिन में सब्जी भी लेने जाना है, घर के काम भी, झाड़ू पोछा बर्तन जो है वो मोस्टली हाउसवाइफ ही किया करती थी, होम मेकर्स। मेड अगेन वाज अ लग्जरी। बच्चों के साथ स्कूल में एक्टिविटी बहुत है, बाहर आउटडोर गेम्स हो रही हैं। तो अगर आप इसको टोटली देखेंगे ना, तो पहले बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल नेचुरली था। हमारा शरीर बना ही एक्टिविटी करने के लिए, तभी भगवान ने ऐसा बनाया है। हर स्पीशीज की एक फिजिकल डिजाइनिंग है, तो हमारी डिजाइनिंग बनी ही मूवमेंट के लिए है, एक्टिविटी करने के लिए है, जो हम पहले करते थे। आज आप देखोगे वो बिल्कुल नहीं है, सब अपोजिट है। सब ऑपोजिट है। एक फ्लोर भी चढ़ना होता है तो मैंने देखा है लोग लिफ्ट का वेट करते हैं। कैब से जाना है या अपनी गाड़ी से जाना है तो बस लिफ्ट से नीचे उतरो और बिल्कुल गेट के सामने होनी चाहिए गाड़ी या कैब अपनी। फिर जहाँ पहुंचे, आपको आज किसी से कम्युनिकेट करना है तो आपको उठ के उसके केबिन में नहीं जाना है। कुछ डॉक्यूमेंट फाइल भेजनी है, व्हाट्सएप कर दिया, ईमेल कर दिया। सो मूवमेंट हमारी लाइफ से नेचुरली एलिमिनेट हो गई है। तो ये जो हमारे ग्रोथ हुई है उसका एक साइड इफेक्ट ये है कि मूवमेंट हमारी लाइफ से चली गई है नेचुरली। सेकंड प्रॉब्लम इज क्वालिटी ऑफ द फूड, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी मेंशन किया कि नेचुरल जो अ, फसल उगाने के प्रोसेसेस हैं उनमें बहुत केमिकल ऐड हो चुके हैं। करेक्ट। क्यों? पॉपुलेशन बढ़ गई है, डिमांड है, उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, तभी होगा। दूसरा, अगर आप देखेंगे, पहले सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते थे, आज लगभग सारी चीजें पूरे साल मिलती है। कभी भी ले लो। अगेन आई गो बैक टू क्लास 8th की साइंस की बुक, सॉइल चैप्टर था। उसमें ऐसे बताते थे कि इस स्टेट की जो मिट्टी है उसकी ये फर्टिलिटी है, इसलिए यहाँ पे भिंडी उगती है। और 6 महीने भिंडी उगने के बाद टमाटर उगता है, दूसरी फसल। क्योंकि वो मिट्टी की फर्टिलिटी चेंज हो जाती है। क्योंकि भिंडी ने जो न्यूट्रिएंट्स उसमें से लेने थे ले लिए, जो बचे न्यूट्रिएंट्स वो टमाटर के लिए अच्छे थे, एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसलिए क्रॉप रोटेशन होती थी। आज वो नहीं होता है, तो मिट्टी में ही वो फर्टिलिटी और वो न्यूट्रिएंट्स नहीं बचे, क्योंकि उसका भी तो अब्यूज हो रहा है ना, नॉन स्टॉप उससे काम करा रहे हो, उसको ब्रेक नहीं दे रहे हो। तो क्वालिटी ऑफ फूड जो पहले थी वो अब वैसी नहीं रही है। एंड थर्ड, जंक फूड। अगेन, बहुत बड़ी फैमिली डिनर, वो सब बहुत प्योर वे में ओकेजन्स थे। अभी हर वीकेंड ओकेजन होता है। हमारे चारों तरफ जंक फूड ऐसा है कि हम ढंग से सोच भी नहीं पाते कि क्या ये सही है गलत, और हम बटन दबा देते हैं, खाना आ जाता है।
वी आर नॉट इवन थिंकिंग ट्वाइस कि क्या मेरे पास कोई बेटर ऑप्शन है, क्या मैं कुछ बेटर दे। जहां आपको लगा कि मुझे खाना खाना है, मेरे घर पे नहीं आया या नहीं बना है, बिना सोचे, क्योंकि आपके सराउंडिंग्स में जंक फूड है। आप यहाँ से आज हम बैठे हैं, अभी नीचे उतरेंगे तो 10 ठेले मिल जाएंगे, लोकल शॉप्स, वेंडर्स मिल जाएंगी, है। तो जंक फूड अवेलेबिलिटी इतनी हो गई है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइफस्टाइल है जो मैंने बात करी, एक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ फूड एंड जंक फूड, ये तब वर्सेस अगर आज आप देखेंगे तो इतना बिगड़ गया है। तो उसी का आउटकम है कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आए हैं। एंड आई एम थैंकफुल कि एटलीस्ट जो भी ये सरकारें मैनेज करता है या ये जो फार्मा इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री चला रहे हैं, एटलीस्ट अभी तक इनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कह रहे हैं। तो कम से कम हमारी जनता के पास एक मैसेज क्लिक तो हो रहा है कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आपको अपना लाइफस्टाइल सुधारना है। तो अगर आप अपना लाइफस्टाइल सुधारेंगे तो ये डिसऑर्डर्स अपने आप चले जाएंगे, लाइफस्टाइल ऑर्डर में आ जाएगा। वही वाली बात आ जाती है, आप एक्टिविटी पहले नेचुरली होती थी, आज आपको उसे वर्कआउट के फॉर्म में करना है। तो वर्कआउट बॉडी बनाने के लिए नहीं करना, इसलिए करना है कि हमारी बॉडी बनी ही मूव करने के लिए है, जो आज हम नहीं कर रहे हैं। आपको 80% अच्छा खाना खाना है क्योंकि आपकी बॉडी को वो न्यूट्रिशन चाहिए, और बिल्कुल। जंक अवॉइड करना है, बस। सर जैसे अभी हम 80-19 की बात कर रहे थे, उसमें मेरा एक और क्वेश्चन है। जैसे अभी हमने लोगों को लेके बात करी थी, उस टाइम पे जो लेडीज़ होती थी, बहुत ही काम करती थी। जब उन्हें पता चल जाता था कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, उसके बाद भी वो बहुत काम करती थी। बट अभी जस्ट उसका अपोजिट देखा है मैंने, खुद भी फ़ील किया है। जैसे हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें बोल देते हैं कि आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, भारी भरकम काम नहीं करना है, आपको टेंशन नहीं ले, आराम से खाना है, बैठना है। ये कॉन्सेप्ट कितना सही है आज के लिए, क्योंकि उसके बाद फिर हमारा सिज़ेरियन वगैरह हो जाता है। क्योंकि 90% लोग जो काम नहीं करते हैं, उनका फिर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस क्या रह जाते हैं? सी ये भी उसी कंपैरिजन पे जाता है। अ, हमारी बॉडी, या आप ऐसे लेके चलिए कि हम यहाँ 4th फ्लोर पे हैं, हुँ। आपने कब 4 फ्लोर सीढ़ी से चढ़े थे? कभी-कभार बहुत रेयर हो जाता रेयर है। हो जाता है, राइट? हुँ। और जब वो रेयरली चढ़ते हैं तो सांस फूलती होगी, बहुत ज़्यादा, क्यों? क्योंकि हैबिट आदत नहीं नहीं रही है, है अब। आदत नहीं है। तो वही चीज़ है, जब पहले की जो 80s की लेडीज़ होती थी या 90s की होती थी, उस एज में, कंसीविंग एज में, तो उनका लाइफ़स्टाइल क्या था? झाड़ू-पोछा खुद कर रहे हैं, सब्जी उठा के ला रहे हैं, 5-5 किलो के थैले, राशन के थैले उठा-उठा के जा रहे हैं, राइट? सीढ़ी चढ़ के 2-2 फ्लोर ऊपर-नीचे जाना है अगर घर ऊपर है तो। तो बेसिकली बॉडी में मूवमेंट थी, और उसे आदत थी स्ट्रेंथ, लिफ्टिंग, जो आज हम जिम में एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उससे रेप्लिकेटेड मूवमेंट्स हमारी रियल लाइफ में थी। अगर कोई ज़मीन पे बैठ के पोछा मार रहा है, तो क्या वो प्लैंक और कोर पे काम नहीं कर रहा? क्या वो हिप मोबिलिटी पे काम नहीं कर रहा? हो रहा है। झाड़ू लगा रहे हैं झुक-झुक के, तो क्या स्पाइन पे रेजिस्टेंस आ रही है तो उस पे काम नहीं हो रहा? तो अगर इसको मैं बहुत सिंपल में बोलूँ, तो वो लाइफ में मूवमेंट इतनी थी कि मस्कुलर स्ट्रेंथ, बोन हेल्थ, पेल्विक हेल्थ, जो इम्पोर्टेंट होती है कंसीविंग के लिए, वो ऑलरेडी स्ट्रांग होती थी और आपको आदत होती थी। आज एक विमेन को अगर आदत ही नहीं है और अचानक 4 फ्लोर चढ़ने पे साँस फूल रहा है, तो वही केस प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हो सकता है कि आदत नहीं थी, कि लाइफ में इतनी मूवमेंट ही नहीं है, जिम भी नहीं गए, वर्कआउट भी नहीं करते थे। अ, अब अचानक अगर ऑन अ गिवन डे कुछ करना पड़ गया, तो डॉक्टर एक प्रिवेंटिव केयर में बोल देते हैं ताकि रिस्क कम हो जाए। क्योंकि उन्हें मालूम है कि आज की बॉडी काफ़ी फ्रेजाइल है। अगर ये इंसान अच्छा खाना नहीं खा रहा है, एक्टिव लाइफ़स्टाइल नहीं है, वर्कआउट, वॉक कुछ कर ही नहीं रहे हैं, और अचानक कुछ करना पड़ गया, तो प्रॉब्लम हो सकती है ना? तो वो माइंड में डालने के लिए एक प्रिवेंटिव केयर की तरह वो बोल देते हैं। तो इट ऑल कम्स डाउन टू योर लाइफ़स्टाइल। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? लेट्स से माना आपने अभी तक नहीं की हेल्थ फिटनेस नहीं फॉलो की, बट अगर आप एटलीस्ट, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हाँ यार, हम आने वाले 6 महीने में 1 साल में कंसीव करने वाले हैं, एटलीस्ट स्टार्ट योर जर्नी नाउ। उससे क्या है कि आपकी पेल्विक हेल्थ इंप्रूव होगी, कोर इंप्रूव होगी, मस्कुलर हेल्थ, तो आप बॉडी वेट ले पाओगे। जब बच्चा भी पेट में होता है तो 15-15 किलो वज़न बढ़ जाता है आपका। हुँ। वो वज़न तो आपके वही जॉइंट्स, वही कमर बेयर कर रही है। तो वो बेयरिंग कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हो, तो आपकी प्रेगनेंसी वाली जो जर्नी है, वो कंपैरेटिवली काफ़ी कंफर्टेबल हो सकती है। तो अगर पहले नहीं किया, इट्स ओके। आज आप झाड़ू-पोछा नहीं करते, इट्स ओके।
हम वहाँ से इवॉल्व हो गए हैं, लेकिन आज आप एक्सरसाइज तो कर सकते हैं अगर आप प्लान कर रहे हैं तो स्टार्ट योर चेंजिंग योर हैबिट्स, ताकि आप प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो जाए, आपकी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। सर अभी हमने बोला कि हम प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो जाए, वो सारी जर्नी की बात करी। जब हमारी डिलीवरी हो जाती है, अगर हम एग्जांपल लेके चले कि हमारा सिजेरियन हुआ है, उसके बाद बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। उसके बाद किस तरीके से हम फिट रह सकते हैं? सी, जब एक लेडी बच्चा डिलीवर करती है ना, तो बहुत सारा फ्लूइड निकलता है बॉडी में से, और उस फ्लूइड के साथ बहुत सारा न्यूट्रिएंट ड्रेन हो जाता है। तभी 45 डेज एक फीमेल को रेस्ट करने के लिए कहा जाता है शुरू में। उसका रीजन यही होता है कि सी, मैं एक चीज तो इतने सालों में समझा हूं कि हमारे एंसेस्टर्स, पूर्वज जो भी कहते थे ना, वो सिर्फ ऐसे नहीं कहते थे, उसके पीछे साइंस थी, बिल्कुल। प्योर साइंस थी। तो पहले हम साइंस को साइंस समझते थे, और जो बड़े बुजुर्ग कहते थे उसको समझते थे पुरानी बातें। कहीं ना कहीं हमें पता होता था वो सही है, बट हमें लगता था कि नहीं ठीक है। बट आई थिंक विद द टाइम आई हैव कम टू अ पॉइंट जहाँ पे मैं हर चीज को, जब 50 साल 100 साल पुरानी बात से रिलेट करता हूँ कि यार पहले वाले लोग ये कहते थे, साइंस मिलती है, सिर्फ लॉजिक नहीं मिलता, साइंस भी मिलती है। तो 45 डेज का रेस्ट बोला जाता है। उसका पर्पस यही होता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा एक्सेस ड्रेन हो चुकी है, बॉडी में से फ्लूइड के साथ बहुत न्यूट्रिएंट्स निकल गए हैं, तो वो फीमेल की बॉडी को रिकवर करना होता है। वो होता है ना, घी के लड्डू, तिल वगैरह, वो सब क्यों दिए जाते हैं? विटामिन, न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश करने के लिए, फैट वापस देने के लिए, ताकि बॉडी में हार्मोन प्रोडक्शन, फैट का भी हार्मोन प्रोडक्शन रिलेटेड होता है। तो वो सब रिकवरी फेज होता है एक फीमेल का। तो वो रिकवरी फेज की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए आज भी। सबसे पहला तो यही है कि आप उस रिकवरी फेज का ध्यान दें, न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को दे, जो हमने बैलेंस डाइट की बात करी है स्टार्टिंग के अंदर, वो डाइट अपने आप को दे, बिकॉज आपकी रिकवरी भी आपको चाहिए। प्लस अभी आप ब्रेस्ट फीडिंग शुरू हो जाती है, लैक्टेशन शुरू हो जाती है, तो आपकी बॉडी को वो बनाने के लिए भी न्यूट्रिएंट चाहिए। तो अगर आप नहीं खाएंगे, तो लैक्टेशन के टाइम पे मिल्क फीडिंग जब होगी तो वो मिल्क कैसे बनेगा? तो दैट्स फर्स्ट। सेकंड, जब आप उस 45 डेज से फेज से आगे आ जाएं, सो वैसे तो देखिए, किसी भी तरह की एक्सरसाइज या न्यूट्रिशन जो है, मैं यही कहूँगा कि अ, एक कंसल्टेशन, जो प्रोफेशनल हो, एक्सपर्ट हो इसमें, पोस्ट प्रेगनेंसी की न्यूट्रिशन में या एक्सरसाइज में, उनके एडवाइस पे लीजिए। बट एक जनरल तरीका ये है कि बैलेंस न्यूट्रिशन का ध्यान दें, बिकॉज फैट्स एंड प्रोटीन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू जब करें, हाँ, अच्छा, कई लोग ना बहुत जल्दबाजी करते हैं। क्या होता है कि अगेन पास्ट में एक्सरसाइज नहीं की या कुछ नहीं किया था, अब अचानक कॉन्शियस हो गए कि यार मेरी तो बॉडी शेप खराब हो गई। अब बहुत रश करते हैं। आप रश मत करिए, धीरे धीरे सबसे पहले आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम से शुरू करिए। उससे क्या है, आपका कोर कनेक्शन वापस बनने लगता है। अभी आपकी कोर अचानक ड्रेन हुई है, यू नो, तो वो कोर कनेक्शन बनने लगता है, आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी आती है। फिर आप बेसिक मूवमेंट्स घर पे करना शुरू करिए। ये चलता है करीब करीब 6 वीक्स। और पहले 6 वीक गए रिकवरी में, 45 डेज, फिर 6 वीक्स आप बेसिक मूवमेंट, घर के काम, बच्चे को देखना, वही उठाना बिठाना, वही आपकी एक्सरसाइज है। बट जब आप 6 to 12 वीक्स फेज क्रॉस कर लेते हैं, दैट्स व्हेन यू कैन स्टार्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अभी आपको पहले साल या 1.5 साल डाइटिंग डाइटिंग नहीं करनी है, बिकॉज आप लैक्टेटिंग मदर हैं, आपको न्यूट्रिशन की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप अपने लिए भी खा रहे हैं और मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए भी खा रहे हैं, जो बच्चे को जाने वाला है। तो डाइट डाइट पे बिल्कुल नहीं आना है, दैट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक। एक्सरसाइज के पॉइंट पे आप 6 to 12 वीक ऑनवर्ड अब आप ग्रेजुअल एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ, बोन हेल्थ, फैट लॉस, वो सब करने में हेल्प करेगा। और ग्रेजुअली आप इंप्रूव करके प्रॉपर हार्डकोर वर्कआउट पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो दिस इज द राइट वे, सेफेस्ट वे। बट यस, ऑलवेज कंसल्ट एन एक्सपर्ट who is tracking your nutrition and exercise, what to do, what not to do, and keep your doctor in loop as well. सर, आपकी जो 12 साल की जर्नी है, उसमें आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिला, जिसने आपको भी सिखाया हो और वो आपको बहुत ज़्यादा टच कर गया हो कि हाँ, इसकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी? दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोफेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लोगों को लगता है कि सिर्फ पैसा कमाना एक रिवॉर्ड होता है किसी भी प्रोफेशन का, बट मेरे को जिस चीज़ ने इंस्पायर किया मेरे स्टार्टिंग ऑफ द करियर में, जिसने मैंने इस फील्ड में और इंटरेस्ट लिया और पढ़ाई की कि मुझे और करना है, वो यही था कि कैसे
जो मेरे वेट लॉस या जो भी मैं अपने क्लाइंट को रिजल्ट डिलीवर कर रहा हूँ, उससे उनकी लाइफ में जब इम्पैक्ट आता है और वो आके बताते हैं ना, तो वो ऐसा लगता है कि आप सिर्फ वेट लॉस नहीं करा रहे, आप लोगों की लाइफ टच कर रहे हो, उनकी लाइफ चेंज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंसान कोई हाइपरटेंशन से गुजर रहा था और सालों से मैनेज कर रहा दवाई से, और 6 महीने के लाइफस्टाइल चेंजेस से उसकी मेडिसिन बिल्कुल फ्री हो गया और मोर इम्पोर्टेंटली वो परफेक्ट बीपी पे आ गया, तो उसकी रोज की सर दर्द जिसको उसने एक्सेप्ट कर लिया था वो चला गया, और वो आके आपको कहेगी सर आई एम थैंकफुल टू यू फॉर माई लाइफ। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि वो फैमिली के साथ मॉल में वो एक इंसान हार्डली 6-7 किलो ही वेट लॉस हुआ था, बट तो जब इस तरह के रिस्पॉन्सेज आते हैं ना, तो आपको लगता है हाँ यार, आप वेट लॉस से ज्यादा ओके, कंट्रीब्यूट कर रहे हो। बहुत। वहां आपको आपकी अच्छी फीस मिलती है, वो मतलब वो रिवॉर्ड होता है। हम्म, तो ऐसे एक और केस था। फीमेल क्लाइंट, फीमेल क्लाइंट 50+, 50 के अराउंड एज होगी, 47-48, हम्म, एंड वर्किंग, पूरी लाइफ बड़े प्राउड से निकाली, इंडिपेंडेंट फैमिली से बिलोंग करती थी, शुरू से जॉब करती थी, अच्छी पोजीशन पे जॉब करते थे। हम्म, तो जब वो मेरे पास आए तो बहुत ओवरवेट थे, नी की सर्जरी रिकमेंडेड थी। हम्म, तो ऑफ कोर्स आई टुक इट एज अ वेट लॉस केस अपना जनरल, कि यहाँ भी नी इंजरी है, सर्जरी रिकमेंडेड है और क्लाइंट नहीं चाहती सर्जरी करना, तो कुछ 25-26-27 किलो का वेट लॉस करना था हमने, जो हमने किया। बेस्ट पार्ट इज वो भी बहुत डेडिकेटेड थी। बट धीरे धीरे जब क्लाइंट्स के साथ आप वर्क करते हैं तो वो फ्रेंड्स बन जाते हैं, आप उनके साथ बात शेयर करते हैं, वो आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। तो मुझे पता लगा कि वो पहले सुबह ऑफिस जाती हैं, शाम को ऑफिस से फ्री होके सीधा जिम आती हैं, अच्छा, और फिर घर जाती हैं, और वो चुपके से आती हैं। क्यों? हस्बैंड कंफर्टेबल नहीं थे, जिम जाके क्या करोगी, ओके। राइट? एंड कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चों के भी पेरेंट्स में फेवरेटिज्म होता है, कि कोई फादर इंक्लाइंड होता है, कोई मदर इंक्लाइंड होता है। तो उनके केस में फादर से बड़े ही आइडलाइज जिसे कहते हैं ना, वो फादर को किया हुआ था। हम्म, तो वो मदर को थोड़ा टीजिंग करना, सपोर्ट नहीं करते थे कि आप अरे ये क्या वे प्रोटीन पे तो पैसे वेस्ट कर रहे हो, क्या करोगे? आप क्या करोगे। तो धीरे धीरे जब मुझे पता लगा कि कैसे वो सुबह फिर मैं उनकी ना जब जर्नी विजुअलाइज करता था कि सुबह वो ऑफिस बैग के साथ, टिफिन के साथ अपना जिम का भी बैग, जूते पैक करके अलग से कैसे निकलते होंगे रोज स्नीक आउट करके, फिर वो मेहनत कि घर आने से पहले जिम जाना, फिर जिम में भी वर्कआउट करके कपड़े वापस चेंज करना। हम्म, ये सुनने में छोटी चीज लग रही है, बट जो इंसान इस जर्नी को रोज जी रहा है, बहुत बड़ी प्लस बात उसकी है। नी इंजरी जिसको कोई नहीं समझ रहा, प्लस उसके ओवरवेट होने की प्रॉब्लम जो उसके शरीर को रोज तकलीफ झेलनी पड़ रही है एट द एज ऑफ 47-48, जब मेनोपॉज भी एक फेज आने लगता है जहाँ पे आपके हार्मोन्स ऑलरेडी क्रैंकी है, उसे कोई नहीं समझ रहा। हम्म, जब वो वेट लॉस रिजल्ट हमने अचीव करे, उनकी पोस्टपोन हो गई नी इंजरी, क्योंकि अभी शी वाज एट आइडल वेट, उनके नी पे उतना स्ट्रेस नहीं आ रहा था, उनका मसल बिल्ड हो गया था, तो वो थोड़ी स्ट्रांग हो गई थी। और जब उन्होंने लास्ट में मुझे आके, तो ये मैं चीज़ें ऑब्जर्व तो कर रहा था, बट जब सामने से सुनने को मिलती है कि थैंक यू, यू हैव चेंज माय लाइफ, आई हैव गेन्ड द कॉन्फिडेंस अगेन कि आई कैन डू इट। आई हैड लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन माय लाइफ। शादी होती है, आप जिम्मेदारियां लेते हो, आपको वो सेम रिस्पेक्ट मिलती है, नहीं मिलती है, फिर हस्बैंड का कैसा बिहेवियर रहता है, बच्चों का कैसा रहता है, उन स्ट्रगल्स के बाद जब आप अचानक कुछ आउट ऑफ गोल बॉक्स अचीव सोचते हो। करते हो और सक्सीड होते हो, तो उस दिन मुझे ये 2015 की कहानी है, मतलब। हम्म, तो वहाँ मुझे लगा था कि यार, ये प्रोफेशन सिर्फ वेट लॉस का नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग इम्पैक्ट है इसका, अगर आप चाहो तो। एंड उसके बाद तो फिर मुझे मतलब अक्सर ऐसा लग मैंने ही अपना नज़रिया ऐसा चेंज कर लिया कि नहीं, तेरा काम सिर्फ बॉडी बनाना नहीं है, वेट लॉस कराना नहीं है, लाइफ में क्या इम्पैक्ट दे रहा है दूसरों की। एंड आई थिंक आज मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता है बेटर हेल्थ से। बिल्कुल आता है, इससे थोड़ा नहीं बहुत आता बहुत। है। जब आपकी हेल्थ है तब आप सब कुछ कर सकते हो। जैसे अभी अपनी स्टोरी में ही हम देखें कि उनके हस्बैंड उनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी वेटेड थी। उनके थोड़ी बहुत मेंटालिटी होगी कि उनके क्या प्रोफेशन थे उनको चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। सो अ, आपने एक बुक लिखी हुई है, टोटल बॉडी रीसेट। जी। काफ़ी लोगों से मिलने के बाद लिखी है वो। तो आपने ऐसा लोगों के अंदर क्या देखा? क्या उनसे मतलब इंस्पायर हुए आप? उसके बाद आपने ये बुक लिखी? थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए। अगर वो बुक आप लेके आए हैं तो प्लीज़ हमारे यस, ऑडियंस को भी शो कीजिए। यस, यस। सो या, दिस इज़ द बुक टोटल बॉडी रीसेट,
एंड इट्स अवेलेबल ऑन अमेजोन इंडिया एंड ग्लोबली। एंड इसके पीछे लिखने का रीज़न ये था कि जब मैंने आपके साथ अभी ये कहानियाँ शेयर की, लोगों के साथ काम किया, इनफैक्ट आज भी इतनी फिटनेस के बारे में कंटेंट है, अवेयरनेस है, बट आज भी जब मैं ज़्यादातर लोगों से बात करता हूँ तो मैं वही पाता हूँ कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की बड़ी कमी है, सही इन्फॉर्मेशन की। एंड लोग आज भी बेसिक फिटनेस के बारे में समझने में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरा एक मिशन है जो मैं चाह रहा हूँ कि फिटनेस सिंप्लीफाई एंड फिटनेस लिटरेट होना चाहिए इंडिया। जिस तरह से हमें स्कूल में मैथ, साइंस, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, जो हमारे प्रोफेशन में काम आती है, वैसी एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, वो आपको लाइफ में हर जगह काम आता है। करेक्ट। जैसे कि हमने थ्रू आउट डिस्कस किया, तो एक हेल्दी बॉडी का आपके पास ऑल्टरनेट नहीं है। आप मोबाइल की तरह उसे रात को चार्जिंग पे नहीं लगा सकते कि ये मैंने, ये बॉडी है, ये मैंने रात को आया उतारा, इसको मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ, अभी घर वाली बॉडी पहन लेता हूँ सोने के लिए अच्छी। तो सुबह उठूंगा तो एक वर्कआउट वाली बॉडी अलग पहन लूंगा, जिप करके वर्कआउट करके आ जाऊंगा, फिर मैं ऑफिस वाली चार्ज हो चुकी होगी उसे पहन के चल जाऊंगा। यू डोंट हैव दैट चॉइस। तो वहाँ मुझे लगा कि नहीं यार, लोगों तक फिटनेस की अवेयरनेस पहुंचनी चाहिए। तो जब क्लाइंट्स भी मेरे साथ वर्क करते हैं तो मैं सिर्फ उनको ये नहीं बताता ये वर्कआउट करना है, डाइट करना है, मैं उनको नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ ताकि उनकी एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन को लेके अवेयरनेस बढ़े, नॉलेज बढ़े कि ये क्यों कर रहे हैं। बट देन आई रियलाइज कि मैं कितने क्लाइंट्स को अटेंड कर लूंगा। करेक्ट। मैं इंडिया में फिटनेस लिटरेसी की बात कर रहा हूँ, तो कब तक मैं वन ऑन वन देता रहूंगा इन्फॉर्मेशन और कितने लोगों को मैं टच कर पाऊंगा। दैट्स व्हेन आई थॉट कि बुक एक ऐसा माध्यम है जिससे शायद मैं लाखों लोगों तक पहुंच सकता हूं। तो दैट वाज द फर्स्ट इंटेंशन ऑफ राइटिंग दिस बुक की फर्स्ट थॉट तभी आया था जब ये मिशन बना था कि यार ये लाखों लोगों तक पहुंचाना है। दैट्स व्हाई अगर आप इसमें देखेंगे तो एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल, हैबिट्स, कैसे मैं अपने क्लाइंट्स को ये चीज़ें उनकी लाइफ में मैं मैनेज करने में हेल्प करता हूँ मिनिमलिस्टिकली, जो हमने बात की थ्रू आउट, वो सारी स्ट्रैटेजीज मैंने इसमें दी हैं। और इट्स लाइक अ मिनी कोर्स। इसमें आपको न्यूट्रिशन के फंडामेंटल्स, कार्ब्स क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होता है, फैट क्या होता है, डाइट कैसे बनानी है, वेट लॉस डाइट कैसे होती है, वर्कआउट कैसे प्लान करना है, तो एवरीथिंग इज देयर। दिस इज लाइक अ मिनी कोर्स फॉर आम जनता। ये अगर आप करते हैं तो ये ही इंटेंशन है, इसी पर्पस से मैंने ये बनाई है। और इसका नाम भी यही है, टोटल बॉडी रीसेट। अगर आप देखेंगे तो टोटल बॉडी रीसेट, हम सिर्फ वेट लॉस की बात नहीं कर रहे हैं, हार्मोन हेल्थ, स्लीप क्वालिटी, लाइफस्टाइल, टोटल रीसेट कर रहे हैं बॉडी को। So that's why the title is Total Body Reset. करेक्ट। सो सीरियसली, अगर किसी को अपना कैरियर बनाना हो और वो सीरियस है अपने आप को लेके कि मुझे फिटनेस सीखनी है, देन मेरे को किसी को सिखानी भी है, उसके लिए आपके अकॉर्डिंग एक प्रोफेशनली क्या स्टेप होने चाहिए उसके लिए? फर्स्ट स्टेप तो यही है कि फॉर्मल एजुकेशन होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फिटनेस इज साइंस। बहुत आसानी से आजकल साइंस कन्वे करती है, ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। आप किसी भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाइए, एक्सरसाइज साइंस पढ़िए, पर्सनल ट्रेनर का कोर्स करिए, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का कोर्स करिए, वहाँ से आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। बट प्रॉब्लम वहाँ आती है कि ज़्यादातर ट्रेनर्स को ऐसा लगता है कि अब हमने ये कोर्स कर लिया, अब हमें 4 हड्डी, मसल के नाम, लिगामेंट्स के नाम पता है, थोड़े साइंस के वर्ड्स आ गए, अब हम क्लाइंट के आगे बोलेंगे तो क्लाइंट इम्प्रेस हो जाएगा। बट वो नहीं होता है। तो एक ये चैलेंज होता है, उनसे लगता है कि यार मैंने सर्टिफिकेट कर लिया तो अब तो मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली है। हुँ, जब वो ग्राउंड रियलिटी सामने आती है 4-6 महीने के बाद कि यार ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि लोग तो इम्प्रेस नहीं हो रहे फैंसी वर्ड से, तो उनके अंदर एक प्रेशर आने लगता है, शायद एक और नया सर्टिफिकेट करता हूँ, एक नया कोर्स करता हूँ, फिर भी करियर में कोई चेंज नहीं आता, रिस्पेक्ट नहीं है। आज लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की ज़्यादा वैल्यू करते हैं। हुँ, तो अक्सर ये ट्रेनर्स आके मुझे बताते हैं, और फाइनेंशियल इश्यूज तो रहते ही हैं हुँ, कि पीटी नहीं है, जिम में सैलरीज कम है। तो व्हाट आई सजेस्ट देम इज, मैं उनको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि एक एमबीए का कॉलेज है टॉप, उसमें हज़ारों बच्चे हर साल एनरोल करते हैं। अब एक बैच के अंदर वो हज़ारों बच्चे एक ही कॉलेज में, एक ही करिकुलम, एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं। वही पढ़ाने का तरीका, वही सीखने का माहौल, एनवायरनमेंट सब सेम है। हुँ, बट जब कैंपस में हायरिंग होती है, ऐसा प्रोग्राम एंड होने पे हुँ, किसी को 25 लाख की पैकेज मिलता है सैलरी का, किसी का 50 लाख, किसी का 1 करोड़। बिल्कुल। क्यों? सर एक कहावत भी है इसमें, आपने सुनी हाँ। हो तो,
कि सारे लोग ही अगर पढ़ के एमबीए करके मतलब डिग्री लेके अच्छी पोस्ट पे होंगे तो फिर रिक्शा कौन चलाएगा? तो इसको लेके मेरा ये है कि ह एक चीज़ होती है, सारी चीज़ एक ही टीचर से पढ़ रहे होते हैं बट उनकी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। करेक्ट। तो ये आपका स्किल सेट पे आता है। इससे मुझे ना एक वो सीन याद आता है थ्री इडियट्स मूवी का, हुँ। जिसमें आमिर खान तो बड़ा ब्राइट स्टूडेंट होता है बट आर माधवन और शर्मन जोशी बड़े डम मतलब लो स्कोरिंग स्टूडेंट्स होते हैं। बट जब शर्मन जोशी वो छत से कूद जाता है फिर वो इंटरव्यू वगैरह देता है तो उसकी अच्छी जॉब लगती है, डिसेंटली अच्छी, मैं नहीं कहता बहुत अच्छी, बट हुँ, उस नालायक को भी जॉब ठीक मिलती है। है, सही क्यों? होती है। क्योंकि वो जो इंटरव्यूअर होता है वो कहता है यार ये एटीट्यूड कहाँ से लाए हो? उसे वो एटीट्यूड पसंद आता है। बिल्कुल, तो वो एटीट्यूड नहीं, बेसिकली जब इंटरव्यूअर होता है पॉइंट ये है कि एक ही जगह से आप पढ़े, सब कुछ हुआ, फिर भी किसी की 1 करोड़ की सैलरी पैकेज, किसी का 25 लाख क्यों? क्योंकि उसका स्किल सेट अलग है। हुँ, उसने उस पढ़ाई को इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। शायद उसके अंदर वो आईक्यू था या कॉमन सेंस थी जो उसने उसको स्मार्ट कैसे यूज़ करना है उन चीज़ों को, किताबी कीड़ा नहीं था। करेक्ट, तो वही फिटनेस के अंदर है। आपको इंस्टीट्यूट्स में साइंस सीखने को मिलेगी, एक्सरसाइज साइंस, न्यूट्रिशन साइंस जो ज़रूरी है। बट उसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, रियल लाइफ चैलेंजेस क्या आते हैं, वो नहीं सिखाया जाता। एक लॉयर को एलएलबी के अंदर दफ़ाएँ सिखाई जाती है, सेक्शन सिखाया जाता है। केस कैसे लड़ना है वो नहीं सिखाते। करेक्ट, वो उसे ग्राउंड लेवल पे जाके समझ आता है। तो बिल्कुल। अगर आप देखेंगे ना किसी भी प्रोफ़ेशन में मेंटरशिप होती है। जब आप एलएलबी करते हैं या लॉयर बनते हैं, तो आप किसी के यहाँ जॉब करते हैं या किसी को असिस्ट करते हैं, है ना? अ जब नेपोटिज़्म की बात आती है तो एक्टर्स के बच्चे जो होते हैं वो धर्मा को या किसी प्रोडक्शन हाउस को जाके असिस्ट करते हैं, एडी बनते हैं। हर प्रोफ़ेशन में होता है। आज आप कॉर्पोरेट में भी जॉब करने जाएँगे तो आपको कहेंगे कि यार आप ये सीनियर को असिस्ट करो ताकि आप काम करने के तरीके जल्दी सीख पाओ। हुँ, फ़िटनेस में क्या होता है ना, ऐसा कोई फ़ॉर्मल तरीका नहीं है और ट्रेनर्स मेंटोरशिप लेने से हेजिटेट करते हैं कि नहीं हमें तो सब आता है। अगर आपकी लाइफ में कोई मेंटोर आ रहा है, आपको दिख रहा है कोई 5 साल सीनियर है, कोई 10 साल सीनियर है, आप उनको असिस्ट करिए, उनको हेल्प करिए, उनका काम करने का तरीका देखिए, तब आपकी जो पेस है ग्रोथ की, वो 2 गुना 3 गुना फास्ट हो जाएगी। जो आप खुद 5 साल के ट्रायल एरर से सीखने वाले हैं, आज फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो सीखा 12 साल के एक्सपीरियंस में, मुझे उसको सीखने में 12 साल लगे। बट अगर आज कोई मेरे साथ काम करता है, शायद मैं उसको वो चीज़ें 2 साल में सिखा दूँ। करेक्ट, मैं शायद 6 महीने में सिखा दूँ, वो उसे ट्राई करके प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके 2 साल में वहाँ पहुँच जाएगा, जहाँ मैं 12 साल में पहुँचा। तो एक मेंटरशिप की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। आई थिंक लोग कोर्स और नए सर्टिफिकेट्स की तरफ जाते हैं, उसकी तरफ ना जाके स्किल सेट इम्प्रूव करें, क्लाइंट के टुवर्ड्स एम्पैथी लाएँ, अपनी साइंस के साथ एक्सपेरिमेंट करें, उसे यूज़ करना सीखें, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सर अभी तक हमने सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, क्या गलत था, क्या सही था, सब कुछ बता दिया। लास्ट में हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो लोग गलत पैटर्न फॉलो कर रहे थे बट हमारे पॉडकास्ट को देख के अब राइट पाथ पे आ जाएँ? सो 2 ही चीज़ें कहूँगा। सबसे पहले फ़िटनेस को लेके अपना नज़रिया बदलिए। हुँ, फ़िटनेस इज़ नॉट जस्ट वेट लॉस और सिक्स पैक एब्स और बिग बाइसेप्स। फ़िटनेस इज़ मच बियॉन्ड फिज़िकल अपीयरेंस, उसका एक छोटा-सा हिस्सा है। हुँ, एक हेल्दी और फिट बॉडी आपके ऑल एरियाज ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करती है। इट इज़ अबाउट बेटर स्लीप, इट इज़ अबाउट बेटर एनर्जी, बेटर मेंटल फोकस, बेटर फैमिली टाइम, बच्चों के साथ खेलना, आप खेल पाएंगे। तो बेसिकली इट इज़ मच बिगर देन फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस इज जस्ट वन एस्पेक्ट। तो सबसे पहले आप अपना नज़रिया बदलिए। और दूसरी बात, ऑल इन ऑल आउट नहीं, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। करेक्ट, थोड़ा थोड़ा करिए, बट रोज अपनी लाइफ का हिस्सा अगर आप फिटनेस को रखेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में हेल्दी सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। इसका एक एग्जांपल लिए लेता हूँ। हम रोज टूथब्रश करते हैं, क्यों करते हैं? हाइजीन के लिए। रोज नहाते हैं, अ, खाना भी सुबह खाते हैं, दोपहर नहीं खाएंगे, ज़्यादा शाम को तो भूख लगी जाएगी, है ना? रात को सोना भी पड़ता है, कभी कम कभी ज़्यादा, बट पता है हमें सोना है, क्यों? बिकॉज दिस इज हाउ इट इज। हमारी नथिंग इज परमानेंट ऑन दिस अर्थ। हर चीज बार बार करनी पड़ती है। सेम वे हेल्थ एंड फिटनेस इज ऑल्सो नॉट परमानेंट। आप उसे अचीव करके फ्रीज नहीं कर सकते। तो चाहे थोड़े एफर्ट लीजिए, बट कंसिस्टेंटली डेली डेली, चाहे वो 80-20 हो या 70-30 हो, रोज बेटर डिसीजन लीजिए। आप ग्रेजुअली एक हेल्दी और फिट बॉडी अचीव कर लेंगे। सर आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताई अभी तक। आपने हमें टाइम दिया, हमारी ऑडियंस को इतने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करे एंड फिटनेस को इतने सिंपल तरीके से समझाया, अब आपको कन्फ्यूजन में भी होगी ही नहीं।
आपको इस पॉडकास्ट का कौन-सा ऐसा क्वेश्चन और पार्ट था जो आपको बहुत अच्छा लगा? अगर आप गलत कुछ भी कर रहे थे फिटनेस के रिगार्डिंग, अब अगर आप उसे करेक्ट कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपने हमारा साथ यहाँ तक दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप जितने लोग हमसे जुड़ेंगे उतने ही हम बेटर आपके लिए गेस्ट लेके आएँगे। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अंजलि।